इसमें। गुड इवनिंग दोस्तों, मैं अखिलेश आपका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे एल वन क्लासेस में। दोस्ती थोड़ा-सा आज लेट हो गया, जैसा कि मैंने कहा था कुछ जो फ्रेश क्वेश्चन होंगे, कम से कम 30 क्वेश्चन फ्रेश होने वाले हैं और अभी वो टाइप कर रहा है। बाकी के जो 100 क्वेश्चन हैं, उसमें भी कुछ फ्रेश क्वेश्चन मिलेंगे हालाँकि। और बाकी जो मौर्यन डायनेस्टी से मैंने कल आपको बताया था कि मौर्यन डायनेस्टी से हमारा प्रयास रहेगा कि 100 से 150 क्वेश्चन के आस-पास आपको कंप्लीट कराया जाए। तो लगभग 130 क्वेश्चन होंगे होंगे मॉडर्न डायनेस्टी से जुड़े हुए, कुछ एक थोड़े से हो सकता है कि प्राचीन भारत के उस मॉडर्न डायनेस्टी से पहले के कुछ हिस्से के कुछ क्वेश्चन 2-4 पढ़े हों, तो उसे कुछ अलग तरीके से देखने की ज़रूरत नहीं है, सब उसी तरीके से देखिएगा। क्वेश्चन दोस्तों जितने भी नए बनाए गए हैं, 30 के लगभग क्वेश्चन नए बने हैं। उम्मीद करता हूँ वो जो क्वेश्चन बने हैं वो आपको पसंद आएँगे, आपको अच्छे लगेंगे और आपको उसमें आनंद आएगा करने में। और हो सकता है कि आप लोगों ने वो पढ़े हों और याद ना हो, लेकिन मुझे लगता है वो एक बेहतर क्वेश्चन होंगे आने वाले किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए। मैं ये नहीं दावा नहीं करता हूँ, आप लोग जानते हैं कि ये ही आ जाएँगे कि ये पढ़ लो ये पढ़ लो सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कि एक सिंप्लिसिटी वाली बात है, कॉम्पिटिशन का दौर है, ठीक है? हम सभी लोग कॉम्पिटिटिव एरेना में जी रहे हैं दोस्तों और वहाँ पे कुछ भी पॉसिबल नहीं है और कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक? तो ये कहना कि इतना पढ़ लो यहाँ से आ जाएगा, वहाँ से हो जाएगा, नहीं आप लोगों को बहुत पढ़ना है और अधिक से अधिक पढ़ना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम कोर्स को पढ़ना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम उसको रिपीट करना है, उसको अधिक से अधिक रिवाइज़्ड करना है। इसी रिवीजन की वजह से ही आप बहुत सा हिस्सा उसका याद रख पाएँगे, नहीं तो इतने ब्रॉड सब्जेक्ट्स में ये सारी समस्याएँ आती रहती हैं। ठीक है, ये मौर्योत्तर काल लिखा हुआ है, टाइपिंग की मिस्टेक्स है, उसमें घबराइएगा मत। 1 मिनट मैं ही देख लूँ कहीं ऐसा तो नहीं है। ठीक है, ठीक। तो जो भाई-बंधु मित्रगण हैं, कृपया करके अगर जल्दी से जुड़ जाएँगे तो उनका बहुत-बहुत आभार रहेगा और तेज़ी से हम लोग करेंगे क्योंकि आप सभी लोग जो क्वेश्चन होंगे बहुत जाने-पहचाने से क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन है, फिर उसके बाद हम लोग 30 क्वेश्चन जो बिल्कुल नए हैं, फिर हम लोग एक टेस्ट मैच खेलेंगे, ये 20-20 मैच के तौर पे इसे देखिएगा। फिर हम लोग सीधे-सीधे टेस्ट मैच पे आ जाएँगे, ठीक है? उसमें आपको सोचने-समझने का मौका मिलेगा, आराम से आप सोच समझ के जवाब दीजिएगा, ठीक? तो चलिए दोस्तों, जो लोग मुझे देख रहे हैं जो लोग आते हैं यहाँ पे रेगुलर आ रहे हैं, सबसे पहले तो महेश कुमार भारती जी का स्वागत है, अंकुश गौतम जी का स्वागत है। आप लोगों का दोनों का बहुत-बहुत स्वागत है, बहुत-बहुत अभिनंदन है हमारी इस क्लास में। उम्मीद करता हूँ पिछले कुछ सेशंस की तरह जिस तरीके से आप लोग लाइक कर रहे हैं, इस सेशन को भी लाइक करेंगे, इस सेशन को भी आप पसंद करेंगे और डेफ़िनेटली मैं आप लोगों को ये तो कह सकता हूँ ये सेशन भी पिछले कुछ सेशन की तरह मज़बूत होगा, अच्छा होगा, बेहतरीन होगा। आप इसमें कुछ बेहतर सीख के जाएँगे। ऑलरेडी आप लोग सीखे हुए हैं, बस मैं बार-बार कहता हूँ कि मेरा काम यहाँ पे आपको प्रैक्टिस कराना है और उसके बाद आपके नॉलेज को एनहांस करना है। उसमें थोड़ी-सी बढ़ोतरी करना है, उसको रिवाइज़ करवाना है, उसे बेहतर और परफ़ॉर्मेंस के तौर पे दिखाना है और कुछ नया जो अगर मैं सीख पा रहा हूँ, तो वो आपको देने का प्रयास करता हूँ। मेरा यही ख़ास तौर से प्रयास है। उम्मीद करता हूँ इस प्रयास में थोड़ा-बहुत अगर सफल हो पाया अ, तो पढ़ाना कामयाब हो जाएगा। ठीक है, आपको नए क्वेश्चन देना कामयाब हो जाएगा। हालाँकि जो पहले मुझसे आप में से बहुत से लोग नहीं जुड़े थे एलटी का जो इतिहास का पेपर था मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ, जो मैंने एज़ ए डिफरेंशियल क्वेश्चन के तौर पे कुछ क्वेश्चन कराए थे। एज़ ए डिफरेंशियल के तौर पे वहाँ पे कुछ क्वेश्चन ज़रूर आए हैं, एलटी में फँसे ज़रूर हैं। एज़ ए डिफरेंशियल के तौर पे, इतिहास में, ठीक? पर चूँकि बच्चे मुझसे जुड़े नहीं हैं, तो उन लोगों को पता भी नहीं होगा। जिन्होंने देखा होगा वो लोग जानते होंगे इस चीज़ को, जिन्होंने कभी वीडियो देखे होंगे। खैर दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग एएसओ के रिगार्डिंग, ठीक है? अगर एएसओ के रिगार्डिंग किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए अ, उसमें एडमिशन चाहिए या फिर किसी प्रकार की और इन्फॉर्मेशन चाहिए एएसओ के रिगार्डिंग तो आप इस सामने वो दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे आप लोग जुड़ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे हम लोग अवेलेबल हैं, व्हाट्सएप पे वो आप लोग आ सकते हैं। ठीक, तो जो भी आपकी क्वेरीज़ होंगी,
हम उस क्वेरी को करने का प्रयास करेंगे, सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप उन क्वेरीज़ को कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, अदरवाइज़ दूसरे आपके पास मैंने तरीके बता दिए किस-किस तरीके से आप लोग क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है? चलिए दोस्तों, आज का जो सेशन होने वाला है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, कल मैंने आपको बताया था मौर्य डायनेस्टी से जुड़ा हुआ ये सेशन होने वाला है, मौर्य काल से जुड़ा हुआ ये सेशन है और जिसमें हम लोग जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे मौर्य काल के बारे में, ठीक है? मौर्य प्रशासन के बारे में बात करेंगे, मौर्य शासकों के बारे में बात करेंगे, उनके महत्वपूर्ण कार्य के बारे में बात करेंगे, उनका जो भारतीय इतिहास में जो योगदान है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक? तो दोस्तों चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। हालाँकि जो लोग जुड़े होंगे वो लोग जानते होंगे, बेहतर होंगे अगर जल्दी से जल्दी जुड़ जाएँगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 10:30 बजे क्लास है, ठीक है? चलिए पहला क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक? अ, पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस एक में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध का राज सिंहासन प्राप्त करने की कथा दी गई? किस एक में दी गई? बृहद कथा हो गया, गाथा सप्तशती हो गया, वसवदत्ता हो गया, मुद्रा राक्षस हो गया। किस एक में जो मौर्य प्रशासन जो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा राज सिंहासन प्राप्त करने की कथा दी गई है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें से कौन-सा बेहतर ऑप्शन आपको नज़र आता है लगाइएगा। सिंपल सा जवाब होने वाला है दोस्तों मुद्रा राक्षस से ये बात कही गई है। मुद्रा राक्षस से कुछ एक चीज़ें आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त द्वारा लिखी हुई एक बुक है, ठीक है? एक ग्रंथ लिखा हुआ है विशाख दत्त द्वारा, मुद्रा राक्षस। इस मुद्रा राक्षस में जो चंद्रगुप्त मौर्य है, अगर उनकी जाति के बारे में बात की जाए, अगर उनकी उत्पत्ति के बारे में बात की जाए, तो वो उनको व्रसल कहते हैं, ठीक है? उन्हें मतलब एक कुलीन वर्ग से उत्पन्न हुआ नहीं बताते हैं, मतलब एक अकुलीन वर्ग से उत्पन्न हुआ बताते हैं, यानी कि एक व्रसल शब्द का प्रयोग हुआ है और उन्हें व्रसल शब्द का जो प्रयोग किया है, अकुलीन वंश के रूप में किया है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आता है कि जो व्रसल किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा प्रयोग किया गया है, मुद्रा राक्षस में प्रयोग किया गया है, ठीक है? आगे चलते हैं 2 का, किस यूनानी इतिहासकार ने सिकंदर के आक्रमण के समय में मैसग्ग दुर्ग का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया? कर्टियस ने, प्लिनी ने, एरियन ने, मेगास्थनीज ने। मैसग्ग दुर्ग का आप लोगों को आरजू शर्मा जी आपका स्वागत है, विनोद कुमार, ठीक है, विनोद कुमार आपका भी स्वागत है, ठीक। क्या है सिकंदर के आक्रमण के समय में मैसूर दुर्ग का विस्तृत वर्णन दिया है तो दोस्तों ये है कर्टियस, प्लिनी, एरियन और मेगास्थनीज। तो ये चर्चा की है दोस्तों कर्टियस ने एकमात्र ऐसे थे जिन्होंने मैसग दुर्ग पे जो सिकंदर थे उसके आक्रमण की चर्चा करते हुए नजर आते हैं और आप लोग जानते होंगे मैसग दुर्ग के बारे में। आप लोग गुड इवनिंग गीता जी, गुड इवनिंग। आर्य समाजी इसका आंसर होगा ए, ठीक है, सेकंड का आंसर होगा ए। मैसग दुर्ग में छोटी-सी, बहुत ज़्यादा हम लोग ब्रॉड नहीं जाएँगे, छोटी चीज़ बता देना ये चाहता हूँ कि जो मैसग दुर्ग था, वहाँ पे जब युद्ध हुआ था, मैसग दुर्ग के सारे जो पुरुष वर्ग थे, उनका सारा कत्ल कर दिया गया था सिकंदर के द्वारा, मतलब युद्ध क्षेत्र में मारे गए थे और सिकंदर को लगा कि युद्ध हम जीत गए हैं। नहीं, 9 बजे वाली क्लास संडे को नहीं होती है, ठीक है? 9 बजे वाली क्लास संडे को नहीं रहती है। तो फिर उसके बाद सिकंदर को ऐसा लगा कि हम लोग युद्ध जीत गए हैं, तो उन्होंने फिर उसके बाद जो मशक दुर्ग की जो महिलाएँ थी, ठीक है? विदुषी महिलाएँ कह सकते हैं या फिर जो समूल पूरी जो जनता थी, उन्होंने शस्त्र-वस्त्र धारण करके युद्ध मैदान में उतरी और उन्होंने सिकंदर को कह सकते हैं टक्कर देने का प्रयास किया। हालाँकि ये प्रयास पूरी तरीके से सफल नहीं रहा और सिकंदर इस चीज़ से रुष्ट हो गया और उसके रुष्ट होने के बाद नतीजा ये रहा, उन्होंने सारी महिलाओं का कत्ल करवा दिया। ठीक? तो ये अ, बहुत कह सकते हैं कि बहुत रोचक कहानी है, बहुत रोचक इतिहास है और ये कहानी का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा आप लोगों को याद रखना चाहिए। वुमेन्स एम्पावरमेंट आज की तारीख में हम लोग उसे बोलते हैं वुमेन्स एम्पावरमेंट, उस समय भी रहा होगा। निम्न में से कौन-सा ग्रंथ पिपली वन में स्थित मौर्य नामक गैर राजसी कबीले की बात करता है? ठीक है, गैर राजसी कबीले की बात करता है। ये है महापरिनिर्वाण सूत्र हो गया, मिलिंदपान हो गया, परिशिष्ट परमन हो गया, मुद्रा राक्षस हो गया। गैर राजसी कबीले मतलब पिपली वन में गैर राजसी कबीले का मतलब है उसका कोई राजसी कबीले से संबंध नहीं है। तो दोस्तों उसका होगा 3 का है। महापरिनिर्वाण सूत्र में उसे गैर राजसी कबीले के रूप में दिखाने का प्रयास किया गया है। थर्ड का है पिपली वन। पिपली वन से वैसे पिपली वन में मौर्य शब्द आया, मौर्य, ठीक है, मौर्य शब्द आया, मयूर जहाँ पे निवास करते थे। पिपली वन का मतलब है जहाँ पे मयूर बहुत अधिक लोग बहुत निवास करते थे, उसी के आधार पर उसका
चलिए ठीक है, 4 नंबर पे आते हैं। 4 नंबर हमें क्या कहता है, जो उस समय जो मौर्य डायनेस्टी में जो प्रमुख विभाग थे, उनके विभागाध्यक्ष थे, उनकी चर्चा की गई है। बात कर लेते हैं कुप्याध्यक्ष की, ठीक है? आंकड़ा अध्यक्ष आप लोग जानते हैं, माप-तौल का विभाग का अध्यक्ष था, ठीक है? और नहीं, सॉरी, आंकड़ा अध्यक्ष गलत हो गया, ठीक। ये था किससे, खनिज विभाग, आंकड़ा अध्यक्ष मतलब खनिज विभाग का अध्यक्ष था, कुप्या अध्यक्ष था वन विभाग का अध्यक्ष था, और पौतवा अध्यक्ष माप-तौल का, पानी अध्यक्ष वाणिज्य विभाग का, ठीक है? तो डी का 4 है, डी का 4 है, ए का 3 है, ए का 3, डी का 4, ए का 3, डी का 4, और फिर बी का 2, ये रहा, ठीक। 4 का डी। चलिए आगे चलते हैं। अगला है पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्यकालीन इतिहास से संबंधित है? मौर्यकालीन इतिहास की चर्चा करता है, यह है बौद्ध जैन ग्रंथ, अशोक के शिलालेख, कौटिल्य का अर्थशास्त्र और उपयुक्त सभी, ठीक है? जिसमें मौर्य प्रशासन, शासन प्रशासन की चर्चा की गई है। तो दोस्तों ये सभी है, ठीक है? इन सभी में चर्चा की गई है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र आप लोग जानते होंगे, इसके जो अधिकरणों में डिवाइड है 15। खनिज विभाग का अध्यक्ष, आंकड़ा अध्यक्ष, हाँ खनिज विभाग का अध्यक्ष था, वो थोड़ा जल्दबाजी में गलत लग गया, ठीक। और इसके अलावा कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र आप लोग जानते होंगे, 15 अधिकरणों में डिवाइड है वो, ठीक है? इस चीज को ध्यान लीजिए, कभी कभी पूछ लेता है कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है कितने अधिकरणों में डिवाइड है, ठीक। पांच, छठे नंबर पे चंद्रगुप्त मौर्य की एक पत्नी सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी, उसका नाम क्या था? कुमार देवी, दत्त देवी, करुवाकी और हेलेना, ठीक है? 16 का। अरे देखिए, ट्रिक ब्रेक के चक्कर में मत पड़िए। ट्रिक ब्रेक के चक्कर में मत पड़िए। हम देखिए, हम लोग इसमें इसमें क्या ट्रिक ही बना सकते हैं, क्या ही ट्रिक बना सकते हैं इसमें? देखिए, याद करने का सिर्फ एक ही तरीका है, मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको रिवाइज करना है। ये ट्रिक ब्रेक के चक्कर में मत पड़िए। हालांकि हो सकता है बहुत सारे शिक्षक बताते होंगे, और मैं खास तौर से उसमें बहुत अधिक बिलीव नहीं करता हूँ। मैंने आज तक कभी कोई ट्रिक ब्रेक अपने लिए नहीं बनाई है। तो अ, मेरा अनुरोध है, आप भी इस चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा, ठीक है? तो ये थे हेलेना, इनका नाम रखा गया था हेलेना, इनकी पत्नी थी हेलेना, ठीक है? जो एपेनियस एक जो यूनानी इतिहासकार थे, एपेनियस और स्ट्रैबो ने इसकी चर्चा की है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय मानता है? कौन सा सूत्र चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय मानता है? विष्णु पुराण हो गया, मुद्रा राक्षस हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, दिव्य बदान हो गया। हेलेना बिल्कुल ठीक है, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी हेलेना। और जब, खैर चलो उसके बारे में बाद में। सर क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 जस्ट क्वेश्चन, ठीक है? निम्नलिखित कौन सा स्रोत चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय मानता है? विष्णु पुराण, मुद्रा राक्षस, अर्थशास्त्र और दिव्य बदान। ये आप सभी लोग जानते होंगे, जो दिव्य बदान, ठीक है? जितने भी बौद्ध साहित्य हैं, जब हम बौद्ध साहित्यों की बात करेंगे तो बौद्ध साहित्य आपको चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय समाज से ताल्लुक दिखाते हुए नजर आते हैं, मतलब क्षत्रिय समाज से दिखाते हैं, ठीक है? आगे हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पर, ठीक है? आगे किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया? चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है, ब्राह्मण साहित्य में, जैन साहित्य में, मुद्रा राक्षस में और बौद्ध साहित्य में? किस साहित्य में उन्हें वृषल शब्द से डिनोट करने का प्रयास किया गया है, ठीक? तो ये है वृषल, मैंने कुछ समय पहले ही बताया कि जो मुद्रा राक्षस है, विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस है, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक? नमा क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसने ब्राह्मी लिपि का अर्थ उद्घाटन किया था? मतलब ब्राह्मी लिपि का अर्थ उद्घाटित किया था। विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसेप, जॉन मार्शल और जे एच मैके। ब्राह्मी लिपि को जिसने पहली बार पढ़ा था, आप ये सीधे सीधे समझ ली, ठीक? नमय का, ठीक। नाइन्थ का होगा जेम्स प्रिंसेप, 1839 में, 1837 में इन्होंने जो ब्राह्मी लिपि थी उसको पढ़ा था, ठीक है? 1837 में जो ब्राह्मी लिपि थी उसको पढ़ा था, जो अशोक के शिलालेख हैं उसको इन्होंने 8 का सी, 9 का, 9 का बी है। 10वां है अर्थशास्त्र में दिए गए, अर्थशास्त्र में अभिनव नौका बी, अभिनव स्वागत है आपका, ठीक। अर्थशास्त्र में दिए गए वर्णन के अनुसार अंतपाल नामक अधिकारी का क्या कर्तव्य था? जो अंतपाल होता था उसका क्या कर्तव्य था? ग्राम अभिलेखों का अनुरक्षण करना, राजकीय घुड़सालों का नियंत्रण करना, राजा के अंगरक्षकों को वेतन का भुगतान करना, मार्गों की सुरक्षा तथा उसका सीमा रख रखाव, ठीक।
अंतपाल। देखिए अंतपाल जैसे क्या था, जो सीमांत दुर्ग होते थे, जो सीमांत दुर्ग होते थे उनका जो रक्षा का काम करना होता था अंतपाल का। इसके अलावा इसको एक काम और मिला हुआ था, मार्गों की सुरक्षा और उनका रख-रखाव, ये भी इसी का कार्य था। तो दोस्तों इसका कार्य होगा, इसका आंसर होगा डी। 11 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन-सा एक सम्राट अशोक के शासनकाल से संबंधित प्रशासकीय अधिकारियों का एक कनिष्ठ से आरंभ कर वरिष्ठ स्तर तक सही अनुक्रम बताना है। ठीक है, वरिष्ठ स्तर तक सही अनुक्रम बताना है। प्रादेशिक हो गया, महामात्र हो गया, रज्जुक हो गया। ठीक, महामात्र, रज्जुक, प्रादेशिक, प्रादेशिक, रज्जुक, महामात्र, महामात्र, प्रादेशिक और रज्जुक। ठीक है, बताइए। एक कनिष्ठ से आरंभ कर वरिष्ठ, अच्छा कनिष्ठ से आरंभ कर वरिष्ठ तक। ठीक, तो ये दोस्तों होगा इसका आंसर बी। ठीक है, इसका आंसर बी। ठीक, महामात्र, फिर रज्जुक था और फिर प्रादेशिक था। प्रादेशिक, रज्जुक और महामात्र, वरिष्ठ से कनिष्ठ और कनिष्ठ से वरिष्ठ। ठीक है, अगला है 12वां है, 12वां हमारे 11 का बी, बिल्कुल ठीक है, 11 का बी। 12वां क्या कहता है, देखिए जो जो मौर्य डायनेस्टी थी, मौर्य डायनेस्टी लगभग 5 भागों में विभाजित थी। उन 5 भागों की जो राजधानियाँ जो 5 प्रांतों में विभाजित थी, उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। उत्तरापथ की राजधानी कौन-सी थी? ठीक है, दक्षिणापथ की राजधानी कौन थी? मध्य देश और कलिंग। ठीक है, उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, ठीक, दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी। ठीक है, सुवर्णगिरी को आजकल की जो कनकगिरी, इसको एक होता है कनकगिरी नाम से भी हम लोग जानते हैं आज की तारीख में। ठीक है, सुवर्णगिरी को कनकगिरी के नाम से भी दोस्तों हम लोग जानते हैं। ठीक, और मध्य देश की राजधानी पाटलिपुत्र, तोसली की राजधानी कलिंग, यानी कि ए का 4 बी का 3, ए का 4, ए का 4 बी का 3 सी का 1। ठीक है, ए 12 का है, अभिनव 12 का है, बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन होने वाला है 13। देखिए बने रहिएगा, जो लोग इसमें जो मौर्य डायनेस्टी से जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन है, ज़्यादातर यही क्वेश्चन घूम फिर के आपको थोड़ा-सा डिस्टर्ब करेंगे, मतलब घूम फिर के यही क्वेश्चन आते हैं। अगर क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दूसरे भाई-बंधुओं को भी आमंत्रित करने का प्रयास कीजिएगा। क्योंकि इस 100 क्वेश्चन के बाद आपको 29 से 30 क्वेश्चन बिल्कुल नए क्वेश्चन दिखेंगे। पहले हम इसको रिवाइज़ करते हैं, फिर उसके बाद कम से कम 30 क्वेश्चन में आपको दिमाग थोड़ा-सा चलाना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आप वो 30 क्वेश्चन बहुत पसंद करेंगे। अशोक का पुराणों में अंकित पूरा नाम अशोक वर्धन है, परंतु अपने अभिलेखों में उसने व्यक्तिगत नाम का उल्लेख नहीं किया है। दोस्तों ये कथन बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। भारत में उपलब्ध एकमात्र पुरालेखीय दस्तावेज जिसमें अशोक के नाम का उल्लेख हुआ, पश्चिमी क्षत्रप रुद्रदमन का अभिलेख है। ये दोनों ही बिल्कुल सही नहीं है। देखिए पुराणों में उसका नाम अशोक वर्धन ज़रूर मिलता है। इसके अलावा जो उसकी बहुत सारी जो बहुत सारे जो लेख हैं, जैसे उद्गोलम हो गया, नट्टूर हो गया और गुर्जरा हो गया, मास्की हो गया, वहाँ पे उसके पर्सनल नेम यानी कि अशोक के नाम का उल्लेख देखने को मिलता है। और ठीक है, दूसरा क्या कहता है, एकमात्र पुरालेखीय दस्तावेज, यानी कि जब इतने सारे दस्तावेज मिल रहे हैं तो फिर ये एकमात्र कैसे हो सकता है? तो ये दोनों ही ठीक नहीं होंगे, ठीक? अगला है हमारे पास, चर्चा करते हैं 14। निम्नलिखित में से किसने कौटिल्य के अर्थशास्त्र की पांडुलिपि को सर्वप्रथम खोजा तथा उसका अध्ययन किया था? अर्थशास्त्र की जो पांडुलिपि थी उसको पहले खोजा, फिर उसका अध्ययन किया के ए एन शास्त्री, बी के थापर, आर शाम शास्त्री और जेम्स फर्गुसन। ठीक है, जेम्स फर्गुसन। तो ये कौन थे? आर समा शास्त्री, आर समा शास्त्री। ठीक है, 14 का सी। क्या हुआ, गीता जी कहाँ चली गई? गीता जी, गीता जी लगातार आंसर करते रहिए, आपके काम की चीज है, ठीक है। मौर्यन डायनेस्टी, एंशियंट हिस्ट्री, आप कहती ना एंशियंट हिस्ट्री से करा दीजिए, करा दीजिए। ठीक है, बने रहिएगा। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का नगर एक समिति द्वारा शासित था। इस समिति में कितने सदस्य थे? इस समिति में कितने सदस्य थे? 10, 15, 30, 40। ठीक है, इस देखिए 6 जो सॉरी जो 6 समितियों की सहायता से बनाया जाता था और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे, तो टोटल हो जाते हैं दोस्तों 30। ठीक, टोटल कितने हो जाते हैं? टोटल हो जाते हैं 30। 6 समितियाँ थीं और प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य हुआ करते थे, तो क्या हो जाता है? 6 पंचे 30, यानी कि हो जाता है 30। आगे है 16, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म को स्वीकार कर संन्यास ले लिया था? जैन धर्म को स्वीकार करके संन्यास ले लिया था। बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र और हर्ष। जैन धर्म को अडॉप्ट कर लिया था, फिर संन्यास ले लिया था, फिर संलेखन विधि द्वारा अपने प्राण भी त्याग दिए थे। ठीक,
तो ये थे दोस्तों चंद्रगुप्त, ठीक है? चंद्रगुप्त के जो गुरु थे चंद्रगुप्त के जो गुरु थे जिनको हम लोग भद्रबाहु के नाम पे जानते हैं। उस समय मगध में बहुत बड़ा दुर्भिक्ष पड़ा था जिसे चंद्रगुप्त सँभालने में बहुत कंफर्टेबल नहीं थे, यानी कि नाकामयाब से हो गए थे। तो वहीं से फिर ये चंद्रगुप्त अपने गुरु के साथ दक्षिण भारत चले गए, श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर कर्नाटका में। और चंद्रगिरी नामक एक पर्वत था, वहीं पे इन्होंने तप-वप किया और संलेखन विधि द्वारा प्राण त्याग दिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य का एक एज ए निगृंथ के रूप में वहाँ एक मंदिर भी बना हुआ है संभवतः, अगर मैं गलत नहीं हूँ, ठीक? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। आगे चलते हैं 17 अधोलिखित में से किस शासक ने मूलतः सुदर्शन झील का निर्माण कराया था? मूलतः सुदर्शन झील का निर्माण कराया था तुफास, रुद्रदमन, पुष्यगुप्त वैश्य और ऊषभदात, ठीक है? किसने किसने बना ये क्लास अच्छी लग रही तो प्लीज़ आप लोगों से थोड़ी-सी रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा। मैं बार-बार कहता हूँ कि दिस इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ शेयर द वीडियो और प्रेस द लाइक बटन अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो। नहीं अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल नहीं करने की आवश्यकता है, मैं बार-बार कहता हूँ। लेकिन हम्बल रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करते रहिएगा। अ हालाँकि जो कल लोग थे कह रहे थे कि सर एक करा दीजिएगा क्लास 100-100 क्वेश्चन, अब 100 क्वेश्चन है तो है नहीं कोई लोग। ठीक, कोई बात नहीं बाद में देख लेंगे। अधोलिखित में से किस शासक ने मूलतः सुदर्शन झील का निर्माण कराया था? 17 का सही बिल्कुल ठीक है, पुष्यमित्र वैश्य, ठीक। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में सौराष्ट्र के ये क्या थे? उपराजा थे। कौन से? उपराजा थे या फिर कह सकते हैं कि राज्यपाल थे, ठीक है। तूफ़ास जो थे वो किसके समय में थे? ये ध्यान रखिएगा तूफ़ास अशोक के समय में थे सौराष्ट्र का, रुद्रदमन के समय में सुविशाख थे और फिर बाद में जब आते हैं स्कंदगुप्त के समय में आपको देखते हैं प्रणदत्त और चक्रपालित, ठीक है? 18 है निम्नलिखित में से किस एक में चाणक्य की उस योजना का विवरण है जिसके अनुसार उसने अंतिम नंद शासकों के एक मंत्री के षड्यंत्र को विफल कर मौर्यों को राज सिंहासन पर आसीन करवाया था? तो चंद्रगुप्त, ठीक है, मृच्छकटिकम, मुद्रा राक्षस, प्रतिज्ञा, योगंध, धारायण और विक्रमो शौर्यम, ठीक है। किस में चर्चा की गई है? ठीक है। मुद्रा राक्षस, हाँ, देखिए डेफिनेटली मुद्रा राक्षस इसका आंसर होगा, हम लोग बात चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। 18 का बी। आगे आगे क्वेश्चन आ जाता है, अगला है निम्न में से कौन सा ग्रंथ पिपली वन में स्थित मौर्य नामक गैर राजसी कबीले की बात करता है? रिपीटेड क्वेश्चन है इसी सेशन का, पर डे 60 क्वेश्चन सही रहेंगे सर। नहीं, पर डे 50 क्वेश्चन तो मैं करा ही देता हूँ अप्रोक्सीमेटली, उससे ज़्यादा ही निकल जाते हैं कभी-कभार। अप डाउन थोड़ा बहुत होता रहता है, ठीक। तो ये महापरिनिर्वाण सूत्र अभी कुछ देर पहले ही कराया था, रिपीटेड क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ कि इसमें ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। 20वां है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ तक्षशिला में मौर्यकालीन मंत्रियों, कारिंदों मतलब दुष्ट मात्यों यानी कि जो अमात्य थे वो दुष्ट थे तो उनको दुष्ट अमात्य बोला गया है, कि कुशासन के विरुद्ध हुए विख्यात असंतोष के बारे में बताता है। अशोकावदान बताता है, युग पुराण कहता है, दिव्य वेदान कहता है और महाभाष्य कहता है। कौन सी ये चर्चा करता हुआ नजर आता है? तो दोस्तों ये है दिव्य वेदान। दिव्य वेदान में इसकी चर्चा की गई है, जो तक्षशिला में विद्रोह हुआ था और इसको दबाने के लिए बिंदुसार के समय में विद्रोह हुआ था और इसको दबाने के लिए, इसको शांत करने के लिए अशोक को भेजा गया था। अशोक उस समय जो उपराजा थे या कह सकते हैं कि जो राज्यपाल थे वो कहाँ के थे? वो उस समय उज्जैनी के राज्यपाल थे, ठीक। और उसके अलावा अशोक के समय में भी एक विद्रोह देखने को मिलता है तक्षशिला में फिर से। 21वां क्या कहता है? 21वां क्वेश्चन है हमारे सामने। 21वां क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए, ठीक। निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए। समस्त प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथ, मूल पाठों एवं विधि संबंधी पुस्तकों में ब्राह्मण फांसी अथवा मृत्युदंड मुक्त रखे गए थे, ठीक। हाँ ठीक है, मुक्त रखे गए थे तो ठीक है। दाय भाग जो उत्तराधिकारी संबंधी एक प्रबंध है, 12वीं शताब्दी के जयमुतवाहन द्वारा लिखा गया था। ये भी बिल्कुल ठीक है, जयमुतवाहन द्वारा लिखा गया था और ये दाय भाग था। ये जो तुम्हारा बंगाल और आसाम क्षेत्र में ये जो विधि थी, ये विधि थी प्रचलित थी, ठीक है। तीसरा है अर्थशास्त्र अपराध एवं दंड का विवरण देता तथा मृत्युदंड के विभिन्न प्रकार सुझाता है। तो दोस्तों ये तीनों ठीक है, ठीक है। 21 का डी तीनों ठीक होंगे। अगला है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 20 का सी, ठीक। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत में सेंड्रोकोट्स नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, बिंदुसार हो गया, चंद्रगुप्त प्रथम हो गया, चंद्रगुप्त द्वितीय हो गया, ठीक है। सेंड्रोकोट नाम से, सेंड्रोकोट्स
नाम से 21 का डी। चंद्रगुप्त मौर्य आप लोग जानते होंगे, बहुत फेमस है। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकुट्स कहा गया, यूनानियों द्वारा इनको सेंडोकुट्स बोला गया है। ठीक है, 23वां क्या कहता है, 23वां 22 का है, बिल्कुल ठीक है, 22 का है अभिनव का। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम वर्षों में एक जैन साधु के रूप में, अरे गीता जी 22 का ये है। गीता जी थोड़ा सा किताबों को बहुत ध्यान से पढ़िए। मैं आपको बार बार आपसे कह रहा हूँ कि इतिहास एंशिएंट पढ़ना है, एंशिएंट आपको पढ़ना है, और एंशिएंट एक महीने में एक किताब बहुत इजीली आप पढ़ सकती हैं। बहुत ध्यान से पढ़िए, ये छोटे छोटे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए ना आपके वहाँ। यहाँ तो कोई बात नहीं है, एग्जाम में गलत नहीं होने चाहिए, तो रट लीजिए, समझ लीजिए, इसलिए मैं ये चीज बार बार रिवाइज करवा रहा हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम वर्षों में एक जैन साधु के साथ दक्षिण भारत चला गया था। उस साधु का क्या नाम था? अभी मैंने जस्ट अभी कुछ देर पहले बताया, हरिभद्र, भद्रबाहु, स्थूलभद्र, और सॉरी स्थूलबाहु या स्थूलभद्र, और हेमचंद्र। कौन था दोस्तों? ये थे भद्रबाहु। ठीक है, इसका आंसर होगा बी, 23 का बी। सभी के लगभग आंसर ठीक है, 23 का बी। आगे चलते हैं हम लोग, आगे हमारा क्या है, निम्न में से कौन सा एक शासक अमित्रघात शत्रुओं का नाश करने वाले के नाम से जाना जाता है? संदीप कुमार, संदीप आपका स्वागत है। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक शासक अमित्रघात के नाम से जाना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, कनिष्क और समुद्रगुप्त। अमित्रघात के नाम से जाना जाता है दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे, ये है बिंदुसार। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना गया है, यानी कि शत्रुओं का नाश करने वाला। और इनको ऐसा क्यों कहा गया है, यह अभी इतिहास में दर्ज नहीं है। कारण क्या है कि इनकी कोई विशेष उपलब्धियां देखने को नहीं मिलती हैं इतिहास में, लेकिन इनको अमित्रघात कहा क्यों गया है, ये हम लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। हो सकता है कुछ ऐसे कार्य उन्होंने किए हैं जो अभी तक इतिहास में एक्सप्लोर नहीं हो पाए हैं, मे बी। तो आगे देखते हैं, अभी तो बहुत एक्सप्लोर करने को बचा हुआ है। 25वां क्या कहता है, ग्रीक राजाओं द्वारा पाटलिपुत्र में 3 राजदूत भेजे गए थे। उनके नाम थे मेगास्थनीज, डायमेकस और थर्ड। ठीक, थर्ड का नाम क्या है? सेल्यूकस, टॉलमी, पेट्रोक्लिस और डायनोसियस। ठीक है, तो तीसरा नाम क्या है दोस्तों? डायनोसियस। ठीक, ये कौन है? डायनोसियस। ठीक है, तीसरा नाम है डायनोसियस। डायनोसियस के विषय में विवाद ये रहता है कि कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि ये बिंदुसार के राज दरबार में पहुंचे थे, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये अशोक के दरबार में पहुंचे थे। कारण क्या है, मतलब इसमें थोड़ा सा डिस्प्यूटेड कभी कभी चीजें आ जाती है। तो दो इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं, लेकिन मोस्टली यही माना जाता है कि जब ये वहां पहुंचे थे मगध में, तब तक बिंदुसार की मृत्यु हो चुकी थी। राजदूत डायनोसियस किसके दरबार में आया था? ठीक, बिल्कुल अभी बताया, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और दशरथ। वही मैंने बताया ना, डिस्प्यूटेड है, तो ये बिंदुसारी माना जाता है। ज्यादातर जो आयोग है उसको बिंदुसारी मानता है, डिस्प्यूटेड जरूर है लेकिन ज्यादातर आयोग बिंदुसारी मानता है। 25 का सी, 25 का डी है दोस्त, 26 का बी। चलिए आगे चलते हैं 27 पे। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? ये थे अजातशत्रु, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंबिसार। तो किसके समय में भारत आया था मेगास्थनीज? चंद्रगुप्त मौर्य। सेल्यूकस निकेटर थे, दोनों के समकालीन थे। हाँ, दोनों के समकालीन थे, लेकिन समाज एक कंफ्यूजन ये रहता है, इतिहासकारों में कंफ्यूजन क्या है, कि ये बिंदुसार के दरबार में पहुंचे थे कि अशोक के दरबार में पहुंचे थे। लेकिन कुछ इतिहासकार ये मानते हैं जब ये बिंदुसार के दरबार में पहुंचे थे तो लगभग उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो कुछ इतिहासकार ये मानते हैं, अब मतलब तो लेकिन ज्यादातर आयोग बिंदुसार को ही मानता है। तो हम लोग आयोग के साथ जाएंगे, आयोग के विपरीत नहीं जाएंगे। ठीक, 28 है, किसने कहा था कि राजा को मंत्रियों से परामर्श लेना चाहिए, अकेला पहिया नहीं चल सकता? ठीक है, यहाँ पे मंत्रिपरिषद की चर्चा हो रही है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो अर्थशास्त्र में जो मंत्रिपरिषद है उसकी चर्चा की हो गई कि राजा को मंत्रिपरिषद से हमेशा चर्चा करनी चाहिए, उसकी सलाह मशवरा के बगैर डिसीजन नहीं लेना चाहिए। कौटिल्य, कामंदक, मेगातिथि और नारद। ठीक, 28 का कौटिल्य। ठीक, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। ठीक है, 29 है, निम्न में से कौन सा एक विकल्प में अशोक के श्वासपों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले सभी लक्षण पाए जाते हैं? सामान्य रूप से जो उनमें लक्षण पाए जाते हैं, कांति में पॉलिश तथा एकाश में वर्गाकार आधार तथा अष्टकोणीय आकार, कांति में पॉलिश तथा वर्गाकार आधार। जो अशोक के जो स्तंभ है उसकी चर्चा की गई, जो अशोक के स्तंभ पाए गए हैं उसकी चर्चा हम लोग देखने को मिलती है यहाँ पे।
दोस्तों लेक्चर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास करेंगे आप लोग तो बहुत बेहतर रहेगा। तो ये क्या है? कांतिमय पॉलिश और एकाश्म मतलब खंड मतलब उनको पत्थरों को जोड़ के नहीं बनाया गया है। एकाश्म पत्थर से स्तंभों का निर्माण किया गया है कि मतलब एक ही शिला से उसका निर्माण किया गया है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और 30 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस वर्ष में जेम्स प्रिंसप ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था? किस वर्ष में? मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया। 1835, 1837, 1839 और 1841 में। ठीक। तो ये बात हुई थी 1837 में। ठीक है। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था और ब्राह्मी लिपि में जब इन्होंने पढ़ा था तो उन्होंने उसमें एक प्रियदसी नाम का एक शब्द आया है। उसका इन्होंने समीकरण लगा लिया था जो श्रीलंका के शासक थे तिस्स से। उनका इन्होंने समीकरण लगा लिया था तो वहाँ पे इनका थोड़ा-सा मतलब गलत ढंग से पढ़ लिए थे। सुपर ट्रेडर्स 30 का बी। ओके आगे चलते हैं। स्वागत है सुपर ट्रेडर्स। ओके। आगे है 31 मगध पर शासन करने वाले दिए गए शासकों का सही कालानुक्रम बताना है। मगध पे जो शासक शासन किए थे उसका सही कालानुक्रम बताना है। यहाँ पे बृहद्रथ देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक। बृहद्रथ बिंबिसार शिशुनाग बिंदुसार शिशुनाग बिंदुसार बृहद्रथ बिंबिसार बृहद्रथ बिंदुसार शिशुनाग बिंबिसार और शिशुनाग बिंबिसार बृहद्रथ और बिंदुसार। तो देख लेते हैं कौन थे पहले। ठीक। तो इसका आंसर दोस्तों ये होगा बृहद्रथ, फिर बिंबिसार, फिर शिशुनाग और फिर बिंदुसार। पहला आंसर होगा। ठीक। 31 का ए। 31 का दोस्तों ए आंसर होगा। मैंने पहले ही बताया था बृहद्रथ देखते 31 का। हाँ ठीक है। बृहद्रथ देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये मौर्यन डायनेस्टी के बृहद्रथ नहीं है। ठीक। ये बृहद्रथ वो है जो बिंबिसार से पहले शासक हुए थे और ये एक तरीके से पौराणिक पात्र वगैरह माने जाते हैं। बहुत इनकी जो आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मगध के एक साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में उदय के प्रमुख कारण थे। 5 पहाड़ियों से घिरी हुई सामरिक महत्व की स्थिति थी। बिल्कुल ठीक है दोस्तों। एक समृद्धि उर्वर क्षेत्र में स्थित तथा अच्छा संचार क्षेत्र था। ये भी बिल्कुल ठीक है। शासकों द्वारा अपनाई गई आक्रामक सामाजिक नीति बिल्कुल ठीक है। बिंदुसार हो गया, अजातशत्रु हो गया, फिर उसके बाद मॉडर्न डायनेस्टी की बात करेंगे, फिर अशोक की बात करेंगे। तो बहुत साम्राज्यवादी नीति का इन्होंने प्रयोग किया था। महात्मा बुद्ध की गतिविधियों के साथ संबंध। ठीक। तो उदय के मुख्य कारण क्या थे? 1, 2, 3। तो ठीक है। 32 का सी। 32 का सी। ओके कंफ्यूज। ठीक है। 32 का सी होगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अपने शासनकाल के किस वर्ष में अशोक बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी गया था? अपने शासनकाल के किस वर्ष में अशोक बुद्ध की जो जन्मभूमि थी लुम्बिनी गया था? 32वें वर्ष में, 26वें वर्ष में, 20वें वर्ष में और 13वें वर्ष में। ठीक। कौन से वर्ष में गया था दोस्तों? कौन से वर्ष में गया था? ये गया था 20वें वर्ष में। और इसका जिक्र आप लोग देखने को मिलता है जो हमारा रोमन देही अभिलेख है। नेपाल में जो एक रोमन देही अभिलेख है उसमें इसका जिक्र देखने को मिलता है। वहां पे ये एक चूंकि बुद्ध स्थली थी, बुद्ध की जन्मभूमि थी, उसको ध्यान में रखते हुए वहां पे जो कर व्यवस्था थी उसको डाउन कर दिया था। 1/8 कर दिया था कर को। ठीक। और वहां पे एक निगाली सागर है। निगाली सागर में एक कनक मुनि जो पूर्व बौद्ध बौद्ध माना जाता है, यानी जिनको कनक मुनि जिनको कौणा गणम भी बोला जाता है, वो पूर्व बौद्ध थे। ठीक है। पूर्व बौद्ध थे। पाली ग्रंथों में भारूत अभिलेख भारहूत जो अभिलेख है उसमें जो पूर्व बौद्धों की चर्चा की गई है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। कोणा गमन या फिर कनक मुनि, उनका जो स्तूप था उन्होंने उसका आकार दुगना कर दिया था। इस चीज को ध्यान रखिएगा। 35वां क्या कहता है हमारे सामने? 35वां है। 35वां केवल एक ही शिलालेख है जिसमें अशोक ने करारोपण के बारे में बात की। इसमें से कौन सा वह शिलालेख है? भाबरू निगाली सागर स्तंभ शिलालेख, रोमन देह स्तंभ शिलालेख और बारबरा गुफा शिलालेख। एक ही अभिलेख मैंने बिल्कुल जस्ट अभी बताया तो मुझे नहीं लगता इसमें किसी प्रकार का कंफ्यूजन होना चाहिए। इट्स अ थर्ड। अगला है 36। दोस्तों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ लाइक और शेयर करते रहिए। आप लोगों का बहुत-बहुत आभार रहेगा अगर अपने साथ और लोगों को भी इनवाइट कर पाएँ, अगर आप आएँ तो। 1750 ईस्वी में सर्वप्रथम अशोक स्तंभ का पता किसने लगाया था? जेम्स प्रिंसेप, अलेक्जेंडर कनिंघम और टेफन थेलर और विलियम जोन्स। तो सिंपल सा आंसर होने वाला है दोस्तों ये टेफन थेलर। 1750 में टेफन थेलर ने सर्वप्रथम अशोक स्तंभ का पता लगाया था। ठीक है। टेफन थेलर 1750।
आगे है हमारे सामने 37वां क्वेश्चन है। 37वां क्वेश्चन अच्छा होने वाला है फिर से। किस अभिलेख में अशोक बुद्ध धर्म और संघ के प्रति विश्वास प्रकट करते हैं? किस अभिलेख में बुद्ध धर्म और संघ के विषय में विश्वास प्रकट करते हुए नजर आते हैं? ठीक। क्या है? रोमनदेही अभिलेख, मास्की लघु शिलालेख, सारनाथ स्तंभ लेख और भ्राभु शिलालेख। तो ये नजर आते हैं बुद्ध धर्म संघ कहाँ पे नजर आते हैं? भाब्रू शिलालेख। ये कहाँ पे? विराट में स्थित है। कहाँ पे? जयपुर में स्थित है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट शिलालेख है भ्राभु शिलालेख। अक्सर इसके बारे में क्वेश्चन पुट अप होता रहता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत। और 38 है अर्थशास्त्र ग्रंथ जो ग्रंथ है उसकी विषय वस्तु क्या है? धार्मिक ग्रंथ है, आर्थिक धार्मिक ग्रंथ है, सामाजिक ग्रंथ है, राज्य एवं शासन नीति से संबंधित जुड़ा हुआ ग्रंथ है। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं जो अर्थशास्त्र है वो शासन और राजनीति से, राज्य एवं शासन नीति से संबंधित ग्रंथ है। और ये 15 अधिकरणों में डिवाइडेड है। कितने अधिकरण है इसमें? 15 अधिकरण दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन उसी से जुड़ा हुआ है। अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभक्त है? 9, 13, 15 और 17। ठीक। तो ये कम से कम 15 अधिकरणों में विभक्त है और शायद इसमें अगर मैं गलत नहीं हूँ 8000 के आसपास श्लोक हैं। ठीक। 15 अधिकरण है। ठीक है, 15 अधिकरण है और लगभग 8000 के आसपास संभवतः श्लोक है, अगर मुझे सही से याद है तो, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ। इंडिका किसकी रचित पुस्तिका है? कौटिल्य, क्षेमेंद्र, मेगास्थनीज और प्लिनी। ठीक। तो इंडिका बहुत ज्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है। देखिए ऐसे बहुत से सिंपल से क्वेश्चन अभी अभी बहुत से बच्चे, अभी हाल में ये क्लर्क का पेपर हुआ आप लोग जानते होंगे। 180 प्रकरण है और शायद 8000 के आसपास श्लोक है। ठीक। और अगर गलत नहीं हूँ मैं तो, हो सकता है मुझे ध्यान ना हो, गड़बड़ मैं कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। मैगस्थनीज अपनी पुस्तक वी आर ह्यूमंस, ठीक है, आप लोग जानते हैं। और गलती करना हम लोगों की एक नेचर में आती है। बस गलतियाँ इतनी बड़ी ना हो कि वो सुधारी ना जा सके। मैगस्थनीज अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा हुआ बताते हैं? भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा हुआ बताते हैं? 4, 6, 8 और 7 वर्गों में। ठीक है, मैगस्थनीज ने जो भारतीय समाज तो उसको कितने वर्गों में बांटा है दोस्तों? 7 वर्गों में डिवाइड किया। कितने वर्गों में डिवाइड किया है? 7 वर्गों में डिवाइड किया है। कितने में दोस्तों? 7 वर्गों में डिवाइड किया है। 42 से निम्नलिखित में से किसने दास व्यवस्था नहीं होने के लिए भारतीय समाज की गलती से सराहना की है? कि दास, इनका कहना था कि भारत में या मौर्य डायनेस्टी में उस समय दास व्यवस्था नहीं है। ठीक। ये थे टॉलमी, डायमेकस, मेगास्थनीज और प्लिनी द एल्डर। 41 का डी। ठीक है, 41 का। और ये क्या है? मेगास्थनीज। ठीक। और 42 का सी, मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज चर्चा करते हैं। और मेगास्थनीज जी ये कहते हैं कि भारतीयों को लेखन कला का ज्ञान नहीं है। ये तो दो दो फैक्ट्स हैं, हमेशा याद रखिएगा, मेगास्थनीज से जुड़े हुए पूछ लिए जाते हैं। कौटिल्य के अनुसार कंटक शोधन थी, कौटिल्य के अनुसार कंटक शोधन थी दीवानी न्यायालय, फौजदारी न्यायालय, राजस्व न्यायालय और उपयुक्त न्यायालय। देखिए उस समय दो प्रकार के न्यायालय थे, एक कंटक शोधन न्यायालय था और एक एक था धर्मस्थलीय न्यायालय। ठीक है, धर्मस्थलीय न्यायालय। ठीक है। और दोनों न्यायालयों के अलग अलग न्यायाधीश हुआ करते थे। फौज दो ये जो कंटक शोधन था ये फौजदारी था। क्या था? फौजदारी न्यायालय था। और दीवानी न्यायालय था धर्मस्तरीय। ठीक है। और जो दीवानी न्यायालय का जो न्यायाधीश होता था उसको हम लोग व्यवहारिक बोलते थे। क्या बोलते थे? व्यवहारिक। और जो कंटक शोधन का जो न्यायाधीश था उसको हम लोग प्रतिष्ठा के नाम से जानते थे। ध्यान रखिएगा इस चीज को। 44 क्या कहता है? कौटिल्य अर्थशास्त्र को ज्ञान की ऐसी शाखा के रूप में परिभाषित करता है जो शिक्षा देती है कि किस प्रकार ठीक एक राज्य को प्राप्त करना चाहिए तथा सहेजना चाहिए। अ, और योजनाबद्ध रूप से राजस्व, जिसमें भू राजस्व सम्मिलित है, संग्रह करना चाहिए, धन अर्जित करना चाहिए तथा अर्जन की विधि सीखनी चाहिए। एक अर्थपूर्ण जीवन जीने की कला सीखनी चाहिए। कौटिल्य अर्थशास्त्र को ज्ञान की ऐसी शाखा के रूप में परिभाषित करता है। देखिए आप लोग सभी लोग जानते हैं जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वो राज्य और शासन व्यवस्था से संबंधित दिया गया है। तो एक राज्य को प्राप्त करना चाहिए तथा उसे सहजना चाहिए। प्राप्त करना चाहिए, उसको सहजना किस प्रकार से, उसकी चर्चा करता है। ठीक है। 44 का ए, 44 का ए, सॉरी। आगे चलते हैं 45 पे। देखिए बोर और मत होइएगा, क्वेश्चन काफी है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, आने वाले एग्जामिनेशन पर्पज से आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे 100 के पार जब क्वेश्चन निकलेंगे उसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, बिल्कुल नए क्वेश्चन होंगे। ये तो ज्यादातर रिपीटेड क्वेश्चन ही है।
अशोक के अभिलेख किसके साम्राज्य में हर और अवस्थित पाए गए हैं, परंतु इस सम्राट का कोई भी अभिलेख देश के उत्तर पूर्वी भाग में नहीं मिला है। उत्तर पूर्वी वही ठीक है। चलते हैं। ठीक, सेकंड है, ऐसा इसलिए है क्योंकि देश का यह भाग उसके साम्राज्य का अंग नहीं था। ठीक, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक है। ये दरअसल ये उनके साम्राज्य का हिस्सा नहीं था, तो दैट्स व्हाई वहाँ पे किसी प्रकार के कोई बहुत अच्छी क्लास चल रही है। बहुत-बहुत शुक्रिया। तो इसी वजह से वहाँ पे किसी प्रकार के इनके अभिलेख देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये है, इसका आंसर होगा ए। ठीक है। आगे है 46 पे, हार्दिक कपूर सिंह, बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, आपका स्वागत है 46 पे। मौर्य शासकों पर विचार कीजिए। ठीक है, मौर्य शासकों पर हमें विचार करना है, तो विचार कर लेते हैं। अशोक हो गया, दशरथ हो गए और बृहद्रथ हो गया, कुलाण हो गया। ठीक है, कौन है इसमें से किसकी उपाधि देवना प्रिय रही है? ठीक है। असम क्षेत्र, बिल्कुल ठीक है। उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है, एक तरीके से देखिए नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है। उत्तर पूर्व की जब हम बात कर रहे हैं तो नॉर्थ ईस्ट से उसके ताल्लुक रखिएगा सीधे सीधे। और आसाम नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो ये है दोस्तों अशोक। ठीक है, अशोक और दशरथ इन दोनों ने ही देवनाप्रिय की उपाधि को धारण किया था, यानी कि एक और दो। 46 का सी, 46 का सी है, 46 का डी नहीं है। 40, अरे अभिनव क्या हो रहा है भाई, तुमसे तो गलती नहीं होनी चाहिए। अशोक के धम्म का सार किस अभिलेख में मिलता है? अशोक का जो धम्म है उसका सार किस अभिलेख में मिलता है? द्वितीय स्तंभ लेख, तृतीय स्तंभ लेख, सप्तम स्तंभ लेख और इनमें से सभी। अशोक के धम्म का सार, मतलब धम्म का सार का मतलब वो धर्म की व्याख्या करते हुए नजर आते हैं, किसमें देखने को मिलता है? 47। ठीक है, अशोक के धम्म का सार बिल 47 का ए। ठीक, द्वितीय स्तंभ लेख में अशोक के धम्म का सार मिलता है, द्वितीय स्तंभ लेख में, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं, यूनानी और अरमाइक भाषा में खुदा अशोक का एक द्विभाषी उत्कीर्ण लेख कहाँ मिलता है? मानसहेरा में, पुष्कलावती में, शहबाजगढ़ी में और कांधार में। कहाँ देखने को मिलता है? मतलब द्विभाषी भाषा में लिखा हुआ, दुभाषिया जिसको लिखा है। ठीक है, यूनानी और अरमाइक भाषा में लिखा हुआ है। मानसहेरा में, पुष्कलावती, शहबाजगढ़ी और कांधार में। ठीक है, ये दोस्तों 48 का। ठीक, कांधार में देखने को मिलता है। द्विभाषी जो भाषा है कहाँ देखने को मिलती है? कांधार में। 48 का डी। ठीक है, हार्दिक बिल्कुल ठीक है। 48 का डी कांधार में देखने को मिलता है। आगे चलते हैं, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिसमें एक वक्तव्य दूसरे वक्तव्य को जस्टिफाई करता है या नहीं करता है, वो हमको देखना है। बात हुई है चंद्रगुप्त ने यूनानी क्षत्रपों के विरुद्ध युद्ध भड़काया। चंद्रगुप्त ने यूनानी क्षत्रपों के विरुद्ध युद्ध भड़काया, बिल्कुल ठीक है। और चंद्रगुप्त ने सिकंदर का खेमा देखा था। चंद्रगुप्त ने सिकंदर का खेमा देखा था, ये भी बिल्कुल ठीक है। चंद्रगुप्त ने सिकंदर का खेमा देखा था। चंद्रगुप्त ने यूनानी क्षत्रपों के विरुद्ध युद्ध भड़काया था। ये दोनों चीजें सही है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को जस्टिफाई करते हुए नजर नहीं आती हैं। ठीक है, तो 49 का बी। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं दोस्तों। अ, भा चलिए, भारत के विभिन्न व्यापारिक मार्गों की तुलनात्मक गुण का बुद्धिमत्ता पूर्वक गुण विवेचना किया गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, टॉलमी के भूगोल में, इंडिका मैगस्थनीज की इंडिका में, प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री में। भारत के विभिन्न व्यापारिक मार्गों के तुलनात्मक गुण का बुद्धिमत्तापूर्ण गुण विवेचन किया गया है, किसमें किया गया है? सर 100 क्वेश्चन कर लेते हैं। अरे 100 क्वेश्चन बिल्कुल करिएगा, लेकिन उसके बाद में आपको 30 क्वेश्चन बिल्कुल न्यू क्वेश्चन कराऊंगा, मौर्यन डायनेस्टी से जुड़ा हुआ। वो क्वेश्चन आप जरूर करिएगा, कि मुझे लगता है कि उन क्वेश्चनों में हो सकता है कि आने वाले एग्जाम्स में कुछ डिफरेंशियल पिक के रूप में आपको कुछ मिल जाए। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। 50 का सी। ठीक है, ये दोस्तों कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जैसे व्यापारिक मार्गों की तुलना की गई, इसी में व्यापारिक मार्गों की तुलना के दोनों उत्तरापथ की बात की गई है। ठीक है, उत्तरापथ 50 का है, बिल्कुल ठीक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जानकारी मिलती है। निम्नलिखित घटनाओं में घटनाओं को कालक्रम के अनुसार सजाइए तथा फिर दिए गए कूट का उपयोग करते हुए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कनिष्क का राज्याभिषेक, कलिंग युद्ध, अशोक की मृत्यु, चंद्रगुप्त द्वितीय का राज्यकाल। ठीक है, तो कलिंग युग पहले, कलिंग युद्ध 2, फिर अशोक की मृत्यु 4, फिर 1, 3।
2413, 2413, ठीक है, इसका आंसर डी होगा। ठीक है, 51 का आंसर दोस्तों डी होगा। चलिए आगे चलते हैं। 52 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा अंचल चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल नहीं था? कौन सा अंचल चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल नहीं था? अफगानिस्तान था, बलूचिस्तान था, तमिलनाडु था, बंगाल था। ठीक है, तो कौन सा आंचल उनके उसमें शामिल नहीं था? तो दोस्तों सिंपल सा जवाब है तमिलनाडु। अफगानिस्तान में उनके देखने को मिलते हैं, बलूचिस्तान और बंगाल में उनके जो अभिलेख देखने को मिलते हैं, चीजें उनको देखने को मिलती है, लेकिन तमिलनाडु में उसका कोई भी एविडेंस नहीं है। तो 53 पे आते हैं हम लोग, जल्दी जल्दी रैपिड फायर करते हुए चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा हैं और आप लोगों को भी सोना होगा। बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए अशोक ने अधिकारियों की नियुक्ति की थी। अशोक ने अधिकारियों की नियुक्ति की थी जिन्हें कहा जाता था, रज्जुक हो गया, युक्त हो गया, अमात्य हो गया, धर्म महामात्र हो गया। क्या उन्हें कहा जाता था? धर्म महामात्र, अमात्य, रज्जुक और युक्त। तो ये कहा गया धर्म महामात्र। ठीक है, अपने शासनकाल के 13वें वर्ष में उन्होंने धर्म महामात्रकों की नियुक्ति की थी। किसकी? धर्म महापात्रों की नियुक्ति की थी अपने शासनकाल के 13वें वर्ष में। ठीक, 54 क्या है, अर्थशास्त्र में उल्लेखित सीता अध्यक्ष किस विभाग से संबंधित है? कर, कृषि, टकसाल और नौसेना। सीता अध्यक्ष मतलब एग्रीकल्चर। ठीक है, कृषि से संबंधित है। ये कौन सा है? एग्रीकल्चर से संबंधित है। 54 का बी। 55 क्या क्या है, वेदिका से घिरा वृक्ष प्रतीक मिलता है। वेदिका से घिरा हुआ जो वृक्ष है प्रतीक मिलता है हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर, बौद्ध केंद्रों से प्राप्त मृद भांडों पर, मौर्य आहत सिक्कों पर, गुप्त वंश के ताम्र पत्रों पर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 54 कृषि एग्रीकल्चर। ठीक है, तो 54 का है सी, ओ सॉरी 55 का है सी, मौर्यकालीन आहत सिक्कों पर। ठीक है, मौर्यकालीन आहत सिक्कों पर वेदिका से घिरा हुआ वृक्ष का प्रतीक हमें देखने को मिलता है। 55 का बी नहीं है, 55 का सी है दोस्तों, कृपया करके ठीक कीजिएगा आप लोग। ठीक, 56 है। ठीक है, 56 पे आते हैं। 56 क्या कह रहा है? ठीक है, 56 पे हम लोग चलते हैं। 55 का सी, सांची स्तूप आप लोग जानते हैं। सांची का जो स्तूप है अशोक कालीन है। ठीक है, अशोक द्वारा बनवाया गया है। पुरुषपुर का पैगोडा की जब हम बात करते हैं, पुरुषपुर के पैगोडा की बात करते हैं, कनिष्क। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख आप लोग जानते हैं खारवेल से संबंधित है। सिनकोट अभिलेख किससे संबंधित है? मेनांडर से। ठीक है, मेनांडर से संबंधित है। तो सिनकोट अभिलेख ए का 3, 56। ठीक, ए का 3, बी का 1, सी का 2। ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4। ठीक, बी आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूर्ति शिल्प मौर्य काल का नहीं है? मूर्ति शिल्प मौर्य काल की नहीं है। सारनाथ सिंह स्तंभ धौली रहित है, मथुरा से प्राप्त खड़ी हुई बुद्ध मूर्ति है, रामपुरवा वृषभ है। रामपुरवा वृषभ है जो मतलब मौर्य डायनेस्टी से जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक, तो आप लोग जानते होंगे कि जो भक्त से पहले जो अगर किसी व्यक्ति को ईश्वर के रूप में मान के जो मूर्तियां बनाई गई थी, वो पहले व्यक्ति थे भगवान गौतम बुद्ध। तो सबसे पहले उनकी गंधर्व और मथुरा कला में उनकी मूर्तियां बनी हुई थी। ठीक, 58 है, निम्नलिखित लिपियों पर विचार करना। ब्राह्मी लिपि हो गया, खरोष्टी लिपि हो गया, ग्रीक हो गया और आरमाइक लिपि हो गया। 4 प्रकार की लिपियां हैं और इन चारों प्रकार की लिपियों में अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त लिपियां हैं। ठीक है, तो चारों लिपियां यूज हुई थी, तो हम लोग दोस्तों यहाँ पे आ जाएंगे चारों। ठीक है, चारों की चारों लिपियां यूज हुई थी, हालांकि जो ब्राह्मी लिपि सबसे अधिक यूज हुई है। 59 पे आ जाते हैं। 59 क्या कहता है, जो जो उस समय कुछ कर्मचारी थे मॉडर्न डायनेस्टी में, उनकी बात हो रही है। गूढ़ पुरुष किसको बोला जाता था? गूढ़ पुरुष क्या होता था? जो गुप्तचर होते थे। ठीक है, गुप्त दूत होते थे। ठीक है, उनको हम लोग गूढ़ पुरुष बोलते थे। संस्था क्या होते थे? संस्था स्थिर गुप्तचर होते थे। स्थिर मतलब एक ही स्थान पर रह के गुप्तचर की घटना, गुप्तचर के कार्य किया करते थे। संचार क्या हुआ करता था? भ्रमणशील गुप्तचर, यानी कि घूम घूम के संचार, घूम घूम के गुप्तचर मतलब जासूसी किया करते थे, जेम्स बॉन्ड टाइप में। रूपा जीवा, रूपा जीवा मतलब गणिकाएं। ठीक, ये भी देखिए, रूपा जीवा मतलब गणिकाएं जरूर था, लेकिन इनको भी जासूसी का काम मिला हुआ था, ये लोग भी जासूसी कर लिया करते थे। तो ए का 3 है, बी का 4 है, ए का 3 है, बी का 4 है और सी का 2 है, डी का 1 है। ठीक है, 59 का सी। आगे आ जाते हैं। 60 क्या कहता है? अपने समकालीनों को उपहार देने वाले राजाओं और सेकंड में जो उपहार देने वाले राजाओं को चर्चा की गई है। बात करते हैं सेंड्रोकोट्स। ठीक है, सेंड्रोकोट्स ने
जिसको उपहार दिए थे, ठीक है, सेंट्रल कोर्ट ने 500 हाथी उपहार दिए थे। किसको दिए थे 500 हाथी, किसको दिए थे? इसको सेल्यूकस को दिए थे। सेल्यूकस ने क्या दिया था? एरिना का बहुत बड़ा भाग किसको दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य को। 4 भाग दिया था, एक एरिना दिया था, एक पेरिम पेम्बोदोसोई ऐसे करके कुछ नाम था, एक जेड्रोसिया था और एक एरिया इलाका था वो दिया था, ठीक है। और एक था आम्भी, ये है इसका आम्बे का मुद्रांकित चांदी के अस्थि टैलेंट और एंटीयोकस मीठी मीठी मदिरा और सुखाया गया अंजीर, एक का 4, ठीक है। सी 60 का सी है दोस्तों, 4 3 2 1। आगे आ जाते हैं। 14 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म बिल्कुल सुमेलित नहीं है? 14 प्रमुख शिलालेख धम्म के विभिन्न सिद्धांत, 7 स्तंभ लेख लिखा शिलालेखों के परिशिष्ट, भ्राभु शिलालेख अशोक का नवीन शासन और बार बार गुफा अभिलेख अशोक की सहिष्णुता। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे दोस्तों कौन सा सुमेलित नहीं है? भाब्रू शिलालेख बिल्कुल सुमेलित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दिया अशोक का नवीन शासन। अशोक के नवीन शासन की बिल्कुल चर्चा नहीं करता है, जो ऑलरेडी शासन प्रशासन थी उसकी चर्चा। भाब्रू शिलालेख जो चर्चा करता है कि जो बुद्ध धम्म और संघ की चर्चा करता है, इसमें अशोक बुद्ध धम्म और संघ में विश्वास जताता है। तो इस शिलालेख से पता चलता है कि वो बुद्ध और धम्म और संघ में विश्वास जताते थे। 62 का क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य काल की भौतिक संस्कृति के आधार थे? लोहे का अत्यधिक प्रयोग, आहत सिक्कों का बाहुल्य, उत्तरी काले पॉलिश वाले मृदभांडों की प्राचुरता, पकी हुई ईंटों का प्रयोग और वलय कूपों का प्रयोग। ठीक, ठीक है, इसका सभी होगा, ठीक है। 62 का डी, 62 का डी है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देखिए भाइयों, बंधुओं, बहनों, अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लग रहा हो, छोटी सी बस ये बार-बार रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लग रहा हो, अगर पसंद आ रहा हो, तो बस रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि इस 100 के बाद जो क्वेश्चन आएँगे, वो आपके लिए बहुत अच्छे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत लाभदायक होंगे। उम्मीद करता हूँ वो आप लोगों के लिए लाभ प्रदान करें, मेरे हिसाब से मैं जो उम्मीद कर सकता हूँ। लेकिन बने रहिएगा बस, कुछ देर की और बात है। बारबर समूह के किस गुफा पर अशोक का अभिलेख उत्कीर्ण नहीं है? ठीक है, कर्ण चौपड़ गुफा, सुदामा गुफा, लोमस ऋषि गुफा और विश्व झोपड़ी। कर्ण चौपड़, सुदामा, विश्व झोपड़ी और लोमस ऋषि, किस उसमें अशोक का 63 का, ठीक है, लोमस ऋषि की गुफा, बिल्कुल ठीक है, लोमस ऋषि की गुफा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक सामंजस्य के विषय में बात करता है? धार्मिक सामंजस्य। क्लास बहुत अच्छी है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। द्वितीय शिलालेख, 12वां शिलालेख, 13वां शिलालेख, 10वां शिलालेख, ठीक है। अशोक से धार्मिक सामंजस्य के विषय में बात करता है, मतलब उसमें ये कहता है कि कोई एक दूसरे की बुराई ना करे, अनादर ना करे, अकारण एक दूसरे की निंदा ना करे, तो धार्मिक सामंजस्य की बात करता है। 12वें शिलालेख में 14, 64 का भी बिल्कुल ठीक है। किस अभिलेख में अशोक ने कहा सभी संप्रदायों के सारत्व की वृद्धि हो? सभी संप्रदायों के सारत्व की वृद्धि हो। 10वां शिलालेख, 6वां शिलालेख, 5वां शिलालेख और 12वां शिलालेख, किसमें कहा सभी संप्रदायों के सारत्व की वृद्धि हो? किसमें ये बात कही है? 65, ठीक। सभी संप्रदायों के सारत्व में वृद्धि हो, ठीक है, ये बात कही है 5वें शिलालेख में। किसमें कही है? 5वें शिलालेख में। तो अ, देखिए दोस्तों, ये शिलालेख बहुत इंपॉर्टेंट है, और आने वाले जो 30 क्वेश्चन होंगे इस 100 के बाद हम जो क्वेश्चन कराएंगे, वो बिल्कुल नए क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल फ्रेश फ्रेश क्वेश्चन होंगे। कहीं भी वो क्वेश्चन नहीं आए होंगे किसी भी एग्जामिनेशन में, यूपीएससी से लेके छोटे से छोटे एग्जामिनेशन, टीजीटी पीजीटी में भी नहीं आए होंगे। और रिलेवेंट क्वेश्चन है, अनरिलेवेंट कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। आप लोगों को देखने में मजा आएगा, अच्छा लगेगा। और हो सकता है जिस प्रकार से मैं बार-बार कह रहा हूँ, पैटर्न चेंज हो रहा है, क्वेश्चन पूछने के तरीके चेंज हो रहे हैं, मे बी एज ए डिफरेंशियल पिक के रूप में वो आपके उसमें से कोई क्वेश्चन आपके अच्छे से फँस जाएँ, हो सकता है। ज़रूरी नहीं है, ये मत कहिए कि सर ने बताया था कि फँस जाएगा, ऐसा नहीं है। मौर्य प्रशासन में लक्षणाध्यक्ष क्या होता है? सिक्कों का निरीक्षक, टकसाल का अध्यक्ष, खदानों का अध्यक्ष और चारागाहों का अध्यक्ष। देखिए चारागाहों का अध्यक्ष क्या होता था? विविता अध्यक्ष जिसको बोलते थे, वो चारागाहों का अध्यक्ष होता था। खदानों का आकाराध्यक्ष होता था। सिक्कों का निरीक्षक जो निरीक्षण करता था वो रूप दर्शक था, और जो टकसाल का अध्यक्ष था वो था लक्षणाध्यक्ष, ठीक है। अच्छा एक और एक और था जिसको हम लोग अर्थशास्त्र में जो जालसाजी सिक्के करते थे,
ऐसे व्यक्ति जो जालसाजी करके सिक्कों को ढालते थे, ऐसे व्यक्ति को कुटारोपकार बोला गया है। कुटारोपकार बोला गया है, ठीक है। कश्मीर में श्रीनगर नामक नगर की स्थापना किसने की थी? कश्मीर में हर्ष ने, अशोक ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने और समुद्रगुप्त ने। ठीक है, ये की थी दोस्तों अशोक ने। ठीक है, कल्हड़ की राज तरंगणी में सर न्यू क्वेश्चन है लाए। हाँ, जो 100 क्वेश्चन बीत जाएंगे उसके बाद नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 30 क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल नए क्वेश्चन होंगे। उसमें 99% क्वेश्चन 95% क्वेश्चन लगभग मौर्य डायनेस्टी से होंगे, बाकी 2-4 क्वेश्चन अलग से डाले गए हैं। वो भी अच्छे क्वेश्चन होंगे। ठीक, अशोक। आगे बात करते हैं, रूप दर्शक शब्दावली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बांट इंस्पेक्टर, मुद्रा इंस्पेक्टर, खादान इंस्पेक्टर, वन इंस्पेक्टर। अभी मैंने बताया इसका काम होता था क्या? मुद्रा को जो ढालने का जो काम होता था उसकी जो परीक्षण करता था एक प्रकार से ये। 69 क्या कहता है? चलिए बात करते हैं 69 के। अशोक स्तंभ, ठीक है, अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ ये भी जानते हैं, लौरिया नंदनगढ़, ठीक है। सांड वाली राजधानी रामपुरवा, ठीक है, सांड वाली राजधानी रामपुरवा। लोमस ऋषि की गुफा बारबरा, रोपड़, ये रहा, ठीक है। ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, ठीक है, सी का 1, डी का 2, ठीक है, इसका आंसर होगा सी। 70 पे आते हैं फटाफट हम लोग। 70 पे आते हैं, अशोक के अधिकांश लेख प्राकृत भाषा में, क्योंकि अधिकांश लेख प्राकृत भाषा में है क्योंकि राज्य की भाषा थी, अधिकांश लोगों द्वारा समझी जाती थी, तथाकथ बुद्ध द्वारा प्रयोग में लाई गई थी, उस समय की एकमात्र ज्ञान भाषा थी। देखिए उस समय की जो सार्वजनिक भाषा थी, जो लोकल लैंग्वेज जिसको हम लोग कह सकते हैं, जो बहुतायत में बोली जाती थी, सामान्य लोगों द्वारा बोली जाती थी, वो थी कौन सी? प्राकृत भाषा। अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाती थी, ठीक है। इसलिए जो लेख है प्राकृत भाषा में है, ताकि इजीली लोग उसको समझ पाएं, ठीक। अन्य राष्ट्रों में लड़ाइयों में भूमि को नष्ट करने का चलन है, भारतीय में भूमि जोतने वाले पड़ोस में लड़ाई चलते रहने के बावजूद कैसी भी संकट के भाव से उद्विग्न नहीं होते थे और उत्पीड़क नहीं होते थे। यह वक्तव्य किसका है? मतलब युद्ध भी होते थे तो एक दूसरे की जो एग्रीकल्चर लैंड हुआ करती थी उसका विनाश नहीं करते थे, उसको खराब नहीं करते थे, खड़ी हुई फसल को उजाड़ते नहीं थे। ये किसका है? वेन्सॉन्ग, हेरोडोट्स, मेगास्थनीज और फाहियान। किसने ये बात कही है? ठीक है, किसने ये बात कही है? तो दोस्तों ये बात कही है मेगास्थनीज ने। किसने बात कही है? मेगास्थनीज ने ये बात कही है। 71 का सी बिल्कुल ठीक है अभिनव। निम्नलिखित में से अशोक का नाम कहाँ मिलता है? बताइए था अभी कुछ देर पहले। अशोक का नाम कहाँ मिलता है? अशोक का नेटोर अभिलेख में मिलता है, ठीक है। नेटोर के अलावा उद्गोलम, मास्की, गुर्जरा, कई जगह और मिलता है। समुद्रगुप्त का इलाहाबाद अभिलेख, इसमें भी रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। 1 मिनट, अरे यार, ठीक है। अशोक का नेटूर अभिलेख और रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है। ए और सी, ए और सी है, मतलब 1 और 3 बी होगा, ठीक है, 1 और 3। 72 का बी। आगे चलते हैं 73 पे हम लोग बात करते हैं। 73 क्या कहता है? अशोक के किस शिलालेख से युद्ध और हिंसा के कारण जनित उसके अंतर मन की व्यथा प्रकट होती है? धौली और जौगढ़, शहबाजगढ़ी और सोपरा, मास्की और भाबरू और मानसेरा और गिरनार। धौली और जौगढ़ जिसको हम लोग कलिंग शिलालेख भी बोलते हैं, कलिंग जो पृथक शिलालेख है उसको भी हम लोग इस चर्चा में देखते हैं। तो ये कहाँ हुई है चर्चा? इसमें हुई है, ठीक है। इसके अलावा 13वें शिलालेख में भी हम लोग इसको चर्चा देखते हैं। धौली के जो धौली का जो समीकरण लगाया गया है वो तौसली से लगाया गया है, और जो जौगढ़ है उसका समीकरण लगाया गया है समापा से, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, समापा से जौगढ़ का, और धौली का लगाया गया है अभी क्या बोला था मैंने यार, तौसली से, ठीक। अशोक के किस शिलालेख में उसके कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? सिंपल सा है, 9वें, 11वें, 12वें, 13वें, ठीक। 13वें शिलालेख में, ठीक, 13वें शिलालेख में उसके जो कलिंग विजय है उसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। देखिए 75 पर रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको हम लोग पढ़ेंगे भी नहीं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये है धौली और जौगढ़, ठीक है। पहला 75 रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसलिए हम लोग समय इस पे बिल्कुल नहीं बर्बाद करेंगे, ठीक। अशोक के समय के ज्यादातर अभिलेख किस भाषा में है? अशोक के समय के ज्यादातर अभिलेख किस भाषा में? प्राकृत में, पाली में, खरोष्ठी में, संस्कृत में। किस भाषा में है? ठीक है, अशोक के ज्यादातर अभिलेख, ठीक है, किस भाषा में? बताया गया अभी किस भाषा में? प्राकृत भाषा में, ठीक है।
किस भाषा में है? ज़्यादातर अभिलेख हैं किस भाषा में है दोस्तों? प्राकृत भाषा में है। 76 का ए। ठीक, अगला है हमारे पास बिंदुसार के शासनकाल में कहाँ पर विद्रोह हुआ था? बिंदुसार के शासनकाल में उज्जैनी, पुष्कलावती, तक्षशिला और राजगृह। बिंदुसार के शासनकाल में कहाँ हुआ था दोस्तों? तक्षशिला में। और इसका जो कह सकते हैं कि दबाया किसने था? अशोक ने दबाया था। अशोक उस समय कहाँ के राज्यपाल थे? अशोक उस समय के राज्यपाल थे उज्जैन के। आगे 78 अशोक ने कहाँ पर चोल, पांड्य, केरल पुत्र और सत्यपुत्रों को अपनी पड़ोसी शक्तियों के रूप में उल्लेखित किया? शिलालेख 2, शिलालेख 13, शिलालेख 14, ओ सॉरी 7 और लघु शिलालेख 78 का। शिलालेख सेकंड में ये बात कहते हुए नजर आते हैं। बीएसबी, बीएसबी आपका स्वागत है। क्या एक मिनट, ये क्यों नहीं, इसमें कमेंट क्यों नहीं आ रहे हैं यार? चलिए, आर के शर्मा, स्वागत है आप लोगों का। जो लोग भी हमारे नए अभी बच्चे आए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, निम्नलिखित में से कहाँ चंद्रगुप्त सभा की मतलब चंद्रगुप्त मौर्य की परिषद का उल्लेख मिलता है? अर्थशास्त्र में, मुद्रा राक्षस में, महाभाष्य में, परिशिष्ट पर्वन में। ठीक, देखिए मैं एक चीज इसमें क्वेश्चन में बता दूं, जैसे पहले भी क्वेश्चन ये आया हुआ है। इस क्वेश्चन का हम लोग थोड़ा ड्रॉप इसलिए करेंगे कि चंद्रगुप्त सभा, ये जो नाम दिया हुआ है, इसका जिक्र नहीं है। ठीक है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य की परिषद का भी जिक्र देखने को नहीं मिलता। मंत्री परिषद का जिक्र देखने को मिलता है। वो देखने को मिलता है हमको कहाँ पे? अर्थशास्त्र में देखने को मिलता है। अर्थशास्त्र में इसका जिक्र हुआ, अगर देखा जाए तो इसका जिक्र हुआ है दोस्तों अर्थशास्त्र में। ठीक है, अगर जिक्र कहाँ हुआ है? अर्थशास्त्र में। आया हुआ क्वेश्चन है, आयोग ने इसको आंसर जो माना है अर्थशास्त्र है। ठीक है, तो हम लोग इसको आयोग के हिसाब से लेके हुए चलेंगे। इसका माना गया है अर्थशास्त्र। हालांकि स्पष्ट रूप से चंद्रगुप्त सभा मतलब इस नाम से कुछ नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, इस नाम से कुछ देखने को नहीं मिलता है। अदरवाइज मंत्रिपरिषद का जिक्र है। ठीक है, और परिसा का भी जिक्र देखने को मिलता है। जो अशोक के शिलालेख है वहां पे परिसा शब्द का भी जिक्र हुआ है। निम्नलिखित में से किसमें उन राजकीय अन्नगारों का उल्लेख मिलता है जिनकी स्थापना ईसा पूर्व समय में दुर्भिक्ष की विपत्ति से निपटने के लिए हुआ है? नहीं, मंत्रिपरिषद का जिक्र मिलता है लेकिन स्पेशली जो चंद्रगुप्त सभा लिखा हुआ है, मेन चीज है ना चंद्रगुप्त सभा। अगर चंद्रगुप्त की मंत्रिपरिषद की बात होती ना तो कई सारे में देखने को मिल जाएगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे चंद्रगुप्त सभा की बात की गई है तो फिर वो आयोग ने अर्थशास्त्र माना है तो हम लोग आयोग के साथ चलेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए ठीक है, ये सैगोरा एवं महास्थान, टैगोरा एवं महास्थान। ठीक है, डी। आगे है हमारे पास 41। सूची एक सूची दो दी गई है, देखते हैं क्या मिलाना है। यूनानी जैन सूत्र, उनको देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कौन कौन से जो सूत्र हैं वो क्या क्या कहते हैं। यूनानी सूत्र क्या कहते हैं? वह एक क्षत्रिय प्रमुख का बेटा था, वो साधारण कुल में पैदा हुआ, वो ग्राम के मुखिया की दुहिता का पुत्र है, वह जैन था। ठीक है, जैन सूत्र क्या कहते हैं? वो ग्राम की मुखिया की दुहिता का पुत्र था। ठीक है, और ब्राह्मण सूत्र क्या कहते हैं? वो शूद्र है। ब्राह्मण सूत्र क्या कहते हैं? वो शूद्र है। तो डी का ही 3 मिल जाता है तो फिर इसका यही होगा। ठीक, एक और बी का 4, ये रहा और ये रहा। ठीक, 81 का सी। अरे यार, पेपर आ जाने चाहिए था। सम्राट अशोक की निम्नलिखित रानियों में से किसका नाम? हाँ, ऐसे तो मतलब डायरेक्टली किसी से नहीं मिलता है। जैसे जब आप उसमें थोड़ा-सा केसी श्रीवास्तव देखेंगे तो मंत्रिपरिषद का उल्लेख देखने को मिलता है, लेकिन चंद्रगुप्त सभा का उल्लेख देखने को नहीं मिलता है। अगर मंत्रिपरिषद लिख दिया गया होता कि चंद्रगुप्त की मंत्रिपरिषद या फिर जो मंत्रिपरिषद की मदद ली जाती थी, तो अर्थशास्त्र में देखने को मिलता है। और केसी श्रीवास्तव थोड़ा-सा पढ़िएगा, उसमें दिया हुआ है। और बाकी जो चंद्रगुप्त सभा लिखा हुआ है उसका उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक, मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली की बात हो रही है, समझ वाली बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे हमको नहीं समझना, आयोग के हिसाब से चलना है। ऐसा इस तरीके के क्वेश्चन क्या होता है ना, इस तरीके के क्वेश्चन डिलेमा में भी डाल देते हैं, परेशानी में डाल देते हैं। और खैर छोड़ दे, कोई बात नहीं, इस पे हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, ज़्यादा समय व्यतीत हो जाएगा। सम्राट अशोक की निम्नलिखित रानियों में से किसका नाम उसके अभिलेखों में देखने को मिलता है? करुवाकी हो गया, तिस्रचिता हो गया, महादेवी हो गया, कुमार देवी हो गया। ठीक है, ये मिलता है दोस्तों कारुवाकी। ठीक है, कारुवाकी इनकी एक जो
अतः सौरभ चौबे महाभाष्य में मिलता है। अच्छा उसमें चंद्रगुप्त सभा का उल्लेख उसमें मंत्री परिषद का तो देखने को मिलता है केसी श्रीवास्तव में। चंद्रगुप्त सभा का तो ज़िक्र नहीं हुआ, मैंने अभी कुछ समय पहले ही पढ़ा था। फिर भी एक बार फिर से दो देख लूँगा कि उसमें क्या चंद्रगुप्त सभा लिखा हुआ है क्या? मंत्रिपरिषद का ज़िक्र है, वो मैं कह रहा हूँ मंत्रिपरिषद का ज़िक्र है। और चलिए आगे चलते हैं, 42 का दो, 82 का ए, ठीक है, आगे। दरअसल सौरभ चौबे की मैंने बुक नहीं पढ़ी, मैं दरअसल अब क्या है ना कि बहुत सा कितनी किताबें पढ़ेगा आदमी यार। तो कुछ एक मेरे पास एक किताबों का बहुत अधिक संग्रहण नहीं है, मैं किताबों को इकट्ठा करने में यकीन नहीं रखता, मुझे लगता है एक किताब खरीदो बहुत ढंग से पढ़ डालो उसी को। अब कहीं जब सेलेक्ट वेलेक्ट हो जाएँगे तो दूसरी किताबें पढ़ेंगे ढंग से। अभी तो बस सिलेक्शन प्रोसेस में हैं हम सभी लोग। तो निम्नलिखित विदेशी राजाओं में से कौन अशोक का समकालीन नहीं था? एंटियोकस, थियोस, टॉलेमी, फिलाडेल्फस द्वितीय, मगध और डैरियस, ठीक है। विदेशी राजाओं में कौन अशोक का समकालीन नहीं था? मौर्य सभा की बात वही कर रहा हूँ, मौर्य सभा का जिक्र नहीं है, ठीक है, ठीक है, मौर्य सभा का जिक्र नहीं है। मंत्रिपरिषद की चर्चा हुई है, मौर्य सभा का जिक्र नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ कि चंद्रगुप्त की सभा का जिक्र नहीं है, मंत्रिपरिषद का जिक्र है दोस्तों। जो पर्टिकुलर वर्ड दिया था उसका जिक्र नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन मुझे लगता है क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन डिस्प्यूटेड है, क्वेश्चन पूछने का तरीका बड़ा खतरनाक है, बहुत खराब सा तरीका है, ठीक। तो ये है डैरियस, ठीक है, डैरियस सेकंड, डी का 83 का डी डैरियस। 84 है अशोक के समय के ज्यादातर अभिलेख किस भाषा में, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, हम लोग बार बार चर्चा नहीं करेंगे। प्राकृत भाषा में सबसे अधिक उनके हैं सर जी, ठीक है, क्या है पीएचयू सिंह, पीहू सिंह, हार्दिक, ठीक है। आपका स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करता हूँ आप लोग आनंदित होंगे क्वेश्चनों को देख के। इसके बाद जो बाकी के क्वेश्चन मिलेंगे थोड़ा सा और आनंद मिलेगा आपको उसमें। अर्थशास्त्र में कितने तीर्थों का उल्लेख किया गया? तीर्थ मतलब जो विभागों की यहाँ पे चर्चा की गई है। तीर्थ का मतलब यहाँ पे विभाग से प्रशासनिक विभाग। 16, 6, 18, 15 यानी कि ए बी सी और डी, ठीक है। 18 तीर्थों का जिक्र किया गया, कितना? 18 तीर्थों की बात की गई। प्राकृत, बिल्कुल ठीक है, प्राकृत भाषा। 86 है किसने अपने ग्रंथों में मुद्रा जालसाजी को संदर्भित किया? मुद्रा जालसाजी मैंने बिल्कुल अभी कहा, जो मुद्रा जालसाजी का कार्य किया करते थे उनको कुटा रूपकार बोला जाता था। क्या बोला जाता था? कुटा रूपनार या फिर रूपकार बोला जाता था। ये लोग क्या करते थे? जालसाजी मुद्रा बनाते थे, ठीक। और किसने इसका जिक्र किया? इसने जिक्र किया कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, इसका जिक्र हुआ है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। 85, 86 का है ए, ठीक है, 86 का दोस्तों ए है। आगे है 87 पे आ जाते हैं फटाफट हम लोग, ठीक है। 87 क्या कहता है? किस उपनिषद में यज्ञवालक और मैत्राणी का संवैधानिक दार्शनिक संवाद वर्णित है? अरे यार ये कहाँ से आ गया? चलिए ठीक है, आ गया तो कर लेते हैं, कुछ एक शायद क्वेश्चन दे दिए गए हैं, ठीक। बृहदारण्य उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, कौस्तिकी और श्वेताश्वतर उपनिषद में यज्ञवालक और मैत्राणी, ठीक है, ये बृहदारण्य उपनिषद में बात कही गई। 87 का ए, 87 का है। ये पता नहीं कहाँ से आ गया, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग करते हुए चलते हैं। मौर्यों के समय में समाहर्ता का क्या कार्य था? वह एक सैनिक अधिकारी था, वह कोष विभाग का अधिकारी था, वह न्यायिक अधिकारी था, वह राजस्व संग्रह करता था, ठीक है। समाहर्ता, ठीक है, समाहर्ता का क्या कार्य था? समाहर्ता का कार्य था राजस्व संग्रह करना। जो कोष विभाग का जो अध्यक्ष था होता था, उसको सन्निधाता बोला जाता था, सन्निधाता। आगे चलते हैं। पौतवा अध्यक्ष प्रभारी अधिकारी था धार्मिक क्रियाकलापों का, तौलमान का, नौकाओं का और शिशु कल्याण का। पौतवा अध्यक्ष, ठीक है, पौतवा अध्यक्ष की बात हो रही है। 89 का, 89 का बी, ठीक। तौल माप का था ना, मेजरमेंट, मेजरमेंट का, ठीक है, मेजरमेंट। 87 डा अरे, अरे आप इतना शुद्ध हिंदी लिखेंगे, हिंदी में आप अंक भी लिख रही हैं तो हिंदी में डा अरे, मतलब बहुत समय बाद हिंदी में मैं किसी को लिखते हुए देख रहा हूँ अंकों को। क्या होना कि चीज़ें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत समय बाद होती है तो समस समस्याएँ पैदा हो जाती हैं उससे। मापन से संबंधित, बिल्कुल ठीक है, मेजरमेंट। निम्नलिखित में से कौन-सा कार्य अशोक द्वारा नियुक्त रज्जुक निष्पादित करते थे? ठीक। जैसे यहाँ पे मैं एक चीज़ आप लोगों को बता देना चाह रहा हूँ, इसके 2 आंसर हैं। ये दोनों ही आंसर हैं, ठीक? इसके दोनों ही आंसर हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा।
क्योंकि इसमें कौन-सा कार्य अशोक द्वारा नियुक्त रज्जु किया करते थे, ये दोनों ही कार्य किया करते थे, ठीक? ये दोनों ही आंसर होंगे और मुझे बहुत दुःख हो रहा है गुरुजी। अरे! आपको किस चीज़ का दुःख हो रहा है? हैं? दुःख किस चीज़ का हो रहा है आपको? अच्छा, आयोग न्यायिक माना है। फिलहाल ये दोनों कार्य करते थे। मैंने कहा ना कुछ क्वेश्चन थोड़े से डिस्प्यूटेड होते हैं उसमें नहीं, नहीं, आपकी हिंदी में लिखने से मैंने कहा परेशानी नहीं होती। दैट मीन्स हम लोग क्या है ना हिंदी के जो मैंने कहा ना हिंदी का वर्ड इतने समय बाद देखता हूँ तो थोड़ा-सा एकदम रैपिडली उसको समझने में थोड़ी-सी समस्या होती है। हिंदी में लिखने से परेशानी नहीं है मुझे भाई। हिंदी में लिखने से पर आप लग रहा है थोड़ा-सा गलत समझ गई हैं। ठीक है, मुझे हिंदी से परेशानी नहीं है, इसलिए दुखी मत होइएगा। हाँ, ठीक है, दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। मैंने ये कहा था कि हिंदी में जो आपने वर्ड लिखा काफ़ी समय बाद देखा है मैंने, तो उसको पढ़ने में थोड़ा-सा परेशानी हो रही है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, मैंने ये कहा है। तो क्या है ना जैसे हम लोग जब हिंदी बहुत पहले पढ़ते थे बचपन में जब हम लोग पढ़ाया जाता तो हिंदी में जो वर्ड लिखाए जाते थे, अक्षर लिखाए जाते थे और मैंने बहुत समय बाद देखे तो 6, 7 और 8 जैसे लिखे जाते हैं ना, उनको थोड़ा समझने में बड़ा समस्या पैदा हो जाती है, मैंने ये कहा है। और हकीकत में होती जो मैंने देखिए जो मुझे होती है वो मैंने आपको बताया जो समस्या होती है। हो सकता है नहीं आपने लिखा है बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगा आपने इतना बढ़िया हिंदी में लिखा है। लेकिन मैंने अपनी जो समस्या बताई कितने समय बाद मैंने देखा तो मुझे वो पढ़ने में थोड़ी-सी समस्या आई थी, वो मैंने बस अपनी समस्या बताई है। लेकिन आप लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, मुझे उससे कोई इश्यू नहीं है भाई। ऐसा मत बोलिए कि मैंने हिंदी में लिखा है इसलिए कह रहा हूँ। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ व्हाट्सएप शीट्स वाला अशोक स्तंभ देखने को मिलता है? सारनाथ में, रामपुर में, सांची में, ठीक है? 91 का ठीक। और बने रहिएगा अगले क्वेश्चन आपको पसंद आएँगे जो उसके बाद के क्वेश्चन हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे लगेंगे आपको। निम्नलिखित में से कौन-सा कार्य अशोक द्वारा नियुक्त रज्जुक निष्पादित करते थे? राजस्व, न्यायिक और धार्मिक और सैन्य, ठीक? तो राजस्व कार्य भी हैं और न्यायिक कार्य ठीक है, मैं अपना बता रहा हूँ जो मैंने पढ़ा है। जैसे जब आप केसी श्रीवास्तव बुक जो मैं पढ़ता हूँ, मैं वही बता रहा हूँ। केसी श्रीवास्तव में ये दिया गया है कि जो रज्जुक हुआ करते थे, उनको पहले राजस्व कार्य प्रदान किए गए थे। पहले वो राजस्व कार्य ही करते थे। फिर उसके बाद उनको एक एडिशनल सर्विसेज़ दी गई थी। एडिशनल सर्विसेज़ के रूप में उनको न्यायिक कार्य भी प्रदान कर दिए गए। ठीक? तो ये केसी श्रीवास्तव में दिया हुआ है। अब वो आयोग ने क्या माना वो उस पे चर्चा नहीं करेंगे। कहीं-कहीं आयोग राजस्व मान लिया है, कहीं न्यायिक मान लिया है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा-सा डिस्प्यूटेड है। तो मैं इसमें आप लोगों को न्यायिक कार्य ठीक जो मैंने जो पढ़ा है वो आपको बता रहा हूँ। लेकिन दोनों मिलते हैं लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन मैं बार-बार कह रहा हूँ, इस तरीके के क्वेश्चन आपको परेशानी में डाल देते हैं कि आयोग इन दोनों में से किसको मान लेगा कुछ नहीं पता है। कभी-कभी क्या होता है ना आयोग अपनी गलती भी सुधार लेता है। नहीं, आप शायद अभी कल-परसों भी आप आई थी लेकिन लेट आई थी जहाँ तक मुझे याद है। आप थोड़ा-सा लेट आई थी। लेकिन आपका स्वागत है, बहुत-बहुत स्वागत है और आपसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ अगर आपको लगा हो कुछ गलत समझा हो लेकिन मेरा इंटेंशन वैसा नहीं था। बस मैंने अपनी समस्या बताई थी कि इतने समय बाद मैंने देखा, गौर करना पड़ा, अच्छा लगा लेकिन मुझे पढ़ने में समस्या आई थी बस। ऐसा नहीं कि आपने हिंदी में लिखा इसलिए मुझे बुरा लगा, ठीक? कहाँ से प्राप्त अपने अभिलेखों में अशोक का नाम मिलता है, ठीक है? ठीक है, हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं नेट्टू, उद्गोलम, मास्की, गुर्जरा, ठीक? आगे निम्नलिखित राजाओं तथा उनके समकालीन प्रांतपतियों को सुमेलित कीजिए, ठीक? तो पुष्यगुप्त हम लोग पहले बात कर चुके हैं, ठीक है? तुफास की बात कर चुके हैं, प्रणदत्त की बात कर चुके हैं, सुविशाख की बात करते हैं। पुष्यगुप्त वैश्य जो थे, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, ठीक है? अशोक क्या? अशोक के शासनकाल में तुफास थे, यानी कि 1-2 सुविशाख थे रुद्रदमन के शासनकाल में। हाँ, वो मुझे पता मैंने कहा वही बता आप आए थे लेकिन तब तक शायद क्लास खत्म हो चुकी थी, लेट हो गए थे आप। कोई बात नहीं, आप बिल्कुल राइट टाइम आ गई हैं और उम्मीद करता हूँ आगे जो क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो क्या है 1, 2, 4, 3 1, 2 कहीं दिख नहीं रहा है यार ये। 1, 2, 4, 3 इसमें तो कहीं कुछ दिख नहीं रहा मेल मेल तो कहीं दिख नहीं रहा है, कहीं दिख रहा है क्या? खैर ठीक देख लेते हैं 1, 2, 4
3 ठीक है। ये 1, 2, 4, 3 ये इसका सही सुमेलियन 94 का ये 1, 2, 4, 3 ठीक। पर्णदत्त भाई पर्णदत्त जो थे वो स्कंदगुप्त के शासनकाल में थे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सुविशाख जो थे रुद्रदमन के शासनकाल में थे और रुद्रदमन क्या थे? शक शासक थे, ठीक है? क्वेश्चन अधूरा नहीं है, बस आंसर नीचे के अधूरे हैं। पीहू जी क्वेश्चन अधूरा नहीं है, बस आंसर नीचे के अधूरे हैं। क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। 95 अशोक के स्तंभ लेके शीर्ष पर उत्कीर्ण मिलता है सिंह अश्व हाथी बैल सिंह अश्व गैंडा और बैल अश्व गैंडा हाथी बैल सिंह अश्व गैंडा और हाथी। बताइए सिंह अश्व गैंडा और हाथी। बहुत 94 का 1 2 4 3 बिल्कुल ठीक है। 94 का 1 2 4 3 95 का बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन अधूरा है, हाँ ठीक है। सिंह अश्व हाथी बैल, ठीक है। सिंह अश्व हाथी बैल। आगे चलते हैं। 95 का है वेदों को क्या कहा जाता है? कुछ थोड़े से उसमें से डाल दिए गए। वेदों को क्या कहा जाता है? आप सभी लोग जानते हैं, स्मृति श्रुति वेदांत और वेदांत। कुछ एक क्वेश्चन इधर उधर से डाले गए हैं, कोई बात नहीं, हम लोग जल्दी कर देंगे इसको। युद्ध के लिए ऋग्वेद में किस शब्द का प्रयोग हुआ है? युद्ध के लिए आप सभी लोग जानते होंगे, ऋग्वेद में गवस्टी शब्द का प्रयोग किया गया है। किसका? गवस्टी का। इसके अलावा जो समय मापन के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता था, गायों के कुछ नाम का गव्यत्यु गव्यत्यु करके नाम दिया गया। सिंह अश्व हाथी बैल, बिल्कुल ठीक है। वैदिक काल में किस पशु को अघन्या बोला गया है? अघन्या मतलब गाय, जो काटने जाना योग्य नहीं है, जिसको हम लोग एज ए भोजन के रूप में यूज नहीं कर सकते, जिसका वध नहीं किया जा सकता। अगला है 99 ऋग्वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा प्रचलित नहीं थी? दहेज, वधु मूल्य, विधवा विवाह और बाल विवाह। ठीक है, इस समय बाल विवाह मजबूत नहीं मतलब मौजूद नहीं था, बाल विवाह नहीं होते थे। आगे 100 निम्नलिखित में से इंद्र को ऋग्वेद में किस नाम से पुकारा जाता है? इंद्र को ऋग्वेद में किस नाम से पुकारा जाता है? दोस्तों ये पुकारा जाता है पुरंदर नाम से। ठीक। इस प्रकार से ये क्लास खत्म होती है। क्लास खत्म नहीं होती, क्वेश्चन खत्म हो गए। आप लोग मुझे अगर थोड़ा सा 5 मिनट का समय दें, मैं कुछ क्वेश्चन जो है इसमें ऐड कर सकता हूँ, ठीक है? कृपया करके मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा। 5 मिनट, बस 2-3 मिनट का समय दीजिए बस मुझे। मैं नए क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ इसमें कुछ। अरे यार। चलिए इसमें देख लेता हूँ, कुछ क्वेश्चन भेजे गए हैं, देखता हूँ ये कितने आप लोग कारगर होंगे। हालांकि 30 क्वेश्चन थे, टाइप करने में उसको समय लगा, थोड़ा समय दीजिएगा।
चलिए दोस्तों, पहली बात तो क्षमा चाहूँगा आप लोगों से थोड़ा-सा समय ले लिया है। वैसे तो 30 क्वेश्चन थे और जो हमारे टाइपिस्ट थे वो इतने ही क्वेश्चन टाइप कर पाए हैं, तो मैंने कहा जितने हों उतने भेज दो। बाकी क्वेश्चन जो नए क्वेश्चन इसके जो बचे हुए होंगे, वो कल के लेक्चर में मैं इंक्लूड कर दूँगा, ठीक है? तो 17 क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन पे थोड़ा-सा आप लोगों को थोड़ा-सा दिमाग लगाना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर में आप लोग बने रहेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग कोई बात नहीं, गलत नहीं, धीरे-धीरे करके आप देखिए लेक्चर में आप लोग आते रहेंगे। नहीं, नहीं टेक्निकल इश्यू नहीं है एक्चुअली, टेक्निकल इश्यू नहीं है एक्चुअली, टाइप कराने के लिए जो क्वेश्चन दिए थे और वो क्वेश्चन जनाब टाइप नहीं कर पाए हैं, तो पूरे क्वेश्चन टाइप नहीं हुए, 17 क्वेश्चन टाइप हुए हैं, हम लोग 17 नए क्वेश्चन बिल्कुल नए, कहीं भी नहीं आए हुए हैं। तो इसमें से हम लोग पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है? सबसे पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, आप सभी लोग बने रहिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोगों को मज़ा आएगा करने में, ठीक? क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ते हैं। किस ग्रंथ में एक स्थान पर व्याकरण, व्याकरण का मतलब होता है जो व्याकरण बहुत अच्छी बोलता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, जो व्यक्ति व्याकरण बहुत अच्छी बोलता है उसको हम लोग व्याकरण के नाम से जानते हैं, ठीक? व्याकरण सारथी के बीच में रोचक प्रसंग आया, देखो क्या है यार, जल्दी जल्दी में टाइप टाइप करने से ये होता है, एक रोचक मतलब व्याकरण और सारथी के बीच में एक रोचक प्रसंग आया है जो सूत शब्द की उत्पत्ति, सूत का मतलब शूद्र शब्द की उत्पत्ति के विषय में संस्कृत में वाद विवाद करते हैं, ठीक है? किसमें बात करते हैं? संस्कृत में बात करते हुए ना आते हैं। ये जिक्र किस ग्रंथ में हुआ है? महाभाष्य में, अष्टाध्यायी में, आरण्यक में, मालविका, नमित्रम में, ठीक है? किसमें ये जिक्र आया है? ठीक है? महाभाष्य, अष्टाध्यायी, आरण्यक और मालविका, नमित्रम, ठीक है? किसमें ये जिक्र आया? अगर किसी किसी भी बच्चे को कोई आइडिया हो तो प्लीज जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए बढ़िया। ट्राई करते रहिए। पतंजलि की जो महाभाष्य है, उन्होंने इस चीज उन्होंने जो पतंजलि की जो महाभाष्य है उसमें ये वक्तव्य दिया गया है, ठीक है? ठीक है, इसका आंसर दोस्तों ए होने वाला है, इसका आंसर है ए, ठीक? ध्यान रखिएगा, इसका आंसर ए है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 102 पे आते हैं। शुंग वंश के चौथे शासक वसुमित्र की हत्या और मित्रदेव, ठीक, ये मित्रदेव है, ठीक? मित्रदेव नामक, अरे यार बहुत गलतियां कर दी हैं। चलिए देखते हैं, मित्रदेव नामक नामक व्यक्ति, ये लिख देता हूँ, ठीक है? मित्रदेव नामक व्यक्ति ने कर दी, इस घटना का उल्लेख कहाँ मिलता है? इस घटना का उल्लेख कहाँ मिलता है? शुंग वंश के एक जो शासक थे, शुंग वंश के एक जो शासक थे, उसका जो वसुमित्र, उनकी हत्या एक मित्रदेव या फिर मुंज देव नामक व्यक्ति ने कर दी थी। इस घटना का उल्लेख कहाँ मिलता है? गार्गी संहिता में मिलता है, हर्षचरित में मिलता है, महाभाष्य में मिलता है, स्मृति में मिलता है। 102 का ए, गार्गी संहिता, ठीक? भाष्य, ये दो, दो का ए, 102 का सी, 102 दो का है, ठीक है? चलिए अच्छा है, ये मिलता है हर्षचरित्र में, ठीक है? बी आंसर है दोस्तों, ये मिलता है हर्षचरित्र में, ध्यान दीजिएगा, ठीक? कहाँ मिलता है? हर्षचरित्र में ये उल्लेख मिलता है कि शुंग वंश के चौथे शासक वसुमित्र की हत्या किसने कर दी थी? मुंजदेव या मित्रदेव नामक एक व्यक्ति ने कर दी थी। और जब ये वसुमित्र क्या कर रहे थे, मतलब शायद नृत्य और संगीत का आनंद ले रहे थे और उसी समय इनकी हत्या कर दी गई। चलिए आगे चलते हैं, हर्षचरित्र ध्यान रखिएगा। आगे है 103वां क्वेश्चन है। मंडनीस नामक एक जो आश्रमवासी था, इसमें थोड़ी सी गलतियां हो गई हैं, मैं थोड़ा सा करेक्ट करता हुआ चलता हूँ। आश्रमवासी, ठीक है? जल्दबाजी में किया गया है। हर्षचरित्र, ठीक है? मंडनीस नामक एक आश्रमवासी सन्यासी ने अपने ज्ञान से सिकंदर को बहुत अधिक प्रभावित किया था। उक्त कथन कहाँ वर्णित है? ये बात कहाँ कही गई है, ठीक है? अर्थशास्त्र में, मुद्रा राक्षस में, हर्षचरित्र में और इंडिका में। ये बात कहाँ कही गई है दोस्तों कि मंडनीस नामक एक व्यक्ति ने, एक सन्यासी ने सिकंदर को अपने जो तर्क हैं, तर्क वितर्क हैं, उससे प्रभावित कर दिया था, अपने ज्ञान से प्रभावित कर दिया गया था। अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, हर्षचरित्र और इंडिका। ऑप्शन आपके सामने है, तुक्का आप लोग मार सकते हैं, ठीक है? 103 का डी, 103 का सी। चलिए ठीक है, बढ़िया है, ये इंडिका में कहा गया है, ठीक?
ये बात इंडिका में कही गई है। आप सभी लोगों के जिन्होंने डी लिखा है बिल्कुल ठीक है। 104 की हम लोग चर्चा करेंगे। इससे बढ़िया था, मुझे लगता है कल ही करवा लेना चाहिए था इतनी तेजी। ठीक है। व्यापारिक जो मार्ग थे उत्तरापथ। ठीक है, उत्तरापथ बंगाल स्थित ताम्रलिप्ति नामक बंदरगाह से पश्चिमोत्तर भारत में पुष्कलावती तक जाता था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर मार्ग में नहीं पड़ता था? कौन सा शहर मार्ग में नहीं पड़ता था? ठीक है। राजगृह, प्रयाग, अवंती, काशी, कौन सा शहर मार्ग में नहीं पड़ता था? उत्तरापथ। उत्तरापथ एक जो हमने बताया मौर्य डायनेस्टी में उत्तरापथ एक जो मार्ग था, वो कहाँ से जाता था? जो बंगाल के ताम्रलिप्ति से लेके जाता था कहाँ तक? 4 का सी, 3 ठीक है, अवंती। 104 का डी, 4 का टी। ठीक है दोस्तों, ये अवंती है। ठीक है, अवंती रास्ते में नहीं पड़ता था। बाकी राजगृह हो गया, प्रयाग हो गया, काशी हो गया, कौशाम्बी हो गया, तक्षशिला हो गया, चंपा हो गया, बहुत सारे, मगध हो गया, बहुत सारे जो थे उसके रास्ते में पड़ते थे। आगे हम लोग चलते हैं 105। अर्थशास्त्र से पता चलता है कि राजा की अनुमति के बिना खान से धातु निकालने तथा उसमें तैयार माल बेचने पे आर्थिक दंड लगाया जाता था। निम्नलिखित में से अर्थदंड कितना था? ठीक है, मतलब राजा के बगैर, वो राजा की आज्ञा के बगैर, 4 का सी बिल्कुल ठीक है, राजा की आज्ञा के बगैर किसी प्रकार का खान से वो लोग धातु नहीं निकाल सकते थे, दोहन नहीं कर सकते थे। अगर करेंगे और उससे तैयार माल बेचेंगे तो उनके ऊपर अर्थदंड लगाया जाता था। वो कितना था? 500 पण, 600 पण, 500, 100 पण, 600 पण और 400 पण। 104, 105 का, 105 का सी, 105 का है प्रश्न का। ठीक, तो ये है दोस्तों सी। देख, ये स्तर ऊंचा नहीं है। देखिए मैं आप लोगों से क्या कह रहा हूँ, आने वाले आयोग क्या होता है। देखिए एक चीज आप लोग बहुत प्यार से बहुत अच्छी चीज समझिए। अ, अगर पेपर मॉडरेट नहीं आता है, सामान्य पेपर आता है, एवरेज पेपर आता है, तो आप समझ लीजिए जिन्होंने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की होगी, बहुत अच्छी की होगी, तो फाइट क्या होगा, उनके साथ साथ फाइट उन लोगों के बीच में वो लोग भी उसमें फाइट में आ जाएंगे जिन्होंने कम प्रिपरेशन की है। ठीक, तो खेल क्या होगा, सामान्य पेपर में खेल होता है 100 तक सभी पहुंचेंगे, फिर अच्छे बुरे कैंडिडेट है सब 100 तक पहुंच जाएंगे, जिनकी बहुत अच्छी तैयारी वो भी, और जिनकी एवरेज है वो भी 100 तक पहुंच जाएंगे सामान्य पेपर में। फाइट होगी 25 क्वेश्चन में, और 25 क्वेश्चन में बहुत से क्वेश्चन डिफरेंशियल पिक के रूप में आपको मिलेंगे। संभवतः इनमें से कुछ मिल जाए, गारंटी बिल्कुल नहीं है, इसलिए बाद में गाली गाली गरियाएगा नहीं। गारंटी बिल्कुल नहीं है, अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे लगे, कोशिश की मैंने बनाने की, डिफरेंशियल पिक के रूप में आप इनको याद रखिएगा, हो सकता है आपके काम आ जाए कहीं ना कहीं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा, गुड मॉर्निंग हो गई है क्या? ठीक, इस चीज को ध्यान रखिएगा। फाइट फाइट आपको 20 से 25 जो डिफरेंशियल क्वेश्चन होंगे वहां पे वो करनी है, अब वहां आप जितना अच्छा कर ले जाए उतना बढ़िया है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर निगम, पाटलिपुत्र का जो नगर निगम था या फिर नगर परिषद थी, कि 5-5 सदस्यों की 6 समितियां करती थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति विदेशी यात्रियों के लिए, ठीक है, विदेशी यात्रियों के लिए भोजन, निवास और चिकित्सा का प्रबंध करती थी। विदेशी यात्री, मैंने आपको बताया जो नगर का जो नगर परिषद होती थी, उसमें 6 समितियाँ होती थी, 6 समितियों में 5-5 सदस्य होते थे, उनका कार्य, हर समिति का अलग कार्य होता था। ठीक है? इसमें से कौन सी समिति विदेशी यात्रियों के लिए भोजन, निवास और चिकित्सा की व्यवस्था करती थी? दूसरी दूसरी समिति, 5वीं समिति, तीसरी समिति, छठी समिति, कौन सी समिति करती थी? ठीक है? ठीक। चलिए याद आते हैं दोस्तों, इसका होगा ये है, दूसरी समिति करती थी। दूसरी समिति क्या करती थी, विदेशी जो यात्री आते थे उनके लिए वो कार्य करती थी। इसके अलावा तीसरी समिति का काम करता, जो काम था जनगणना का काम था। तीसरी समिति क्या करती थी दोस्तों, जनगणना का काम करती थी। आखिरी जो समिति हुआ करती थी, छठी समिति क्या करती थी, छठी जो समिति होती थी वो जो क्रय विक्रय जो होता था, मार्केट में जो क्रय विक्रय हुआ करता था, उस क्रय विक्रय का से जो टैक्स होता था, टैक्स वसूली करती थी, टैक्स वसूली करती थी ये वाली समिति। और टैक्स कितना होता था, इस चीज को ध्यान रखिएगा, 1/10 होता था, 1/10 यानी कि 10% टैक्स होता था। और जो लोग इस टैक्स की चोरी करते थे, अर्थशास्त्र में उनके लिए मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन को। और जनगणना तीसरी समिति, इस चीज को आप लोग भी पढ़ लीजिएगा, जनगणना क्या है, तीसरी समिति द्वारा जनगणना की जाती थी।
हालाँकि इससे जुड़े हुए मैं कुछ क्वेश्चन आपको और करा दूँगा ताकि आप लोग र हाँ, हर क्वेश्चन में त्रुटियाँ किए हैं। जल्दबाजी का काम शैतान का काम होता है, कहावत आपने सुनी हुई होगी। टैक्स 1/10%, बिल्कुल ठीक है। क्रय विक्रय पे ध्यान दीजिएगा। क्रय विक्रय पे टैक्स 1/10, छठी जो समिति करती थी, वो करती थी। मैं क्वेश्चन और जोड़ दूँगा, आप देखिए गीता जी, आप बिल्कुल परेशान मत हुआ कीजिए, ठीक? मैंने जो जितनी समितियाँ थी बता दी, बाकी आपको आगे जो क्वेश्चन आते रहेंगे ना, उन क्वेश्चनों में उनको इंक्लूड करता जाऊँगा, तो वो आपके उसमें आती चली जाएँगी। अर्थशास्त्र अनुसार सार्वजनिक कार्यों के लिए मंत्री थे। ये मंत्री एक छोटी उप समिति के सदस्य थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? ठीक है, क्या कहा जाता था? मंत्रिपरिषद, सभा, परिषद, मंत्रीगण। अर्थशास्त्र के अनुसार सार्वजनिक कार्य के लिए मंत्री थे। ये मंत्री एक छोटी उप समिति के सदस्य थे, जिन्हें कहा जाता था। ये छोटी जो उप समिति थी, इसमें से 3 से 4 सदस्य होते थे, 3 से 4 सदस्य होते थे। और दोस्तों, ये मंत्रिपरिषद नहीं थी, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये मंत्रिपरिषद नहीं थी, मंत्रीण मंत्रेण क्या नाम है, इसने इतनी टाइपिंग में गड़बड़ कर दी है ना कि मुझे खुद मंत्रीण है, ठीक? मंत्रीण, 1 मिनट ध्यान, मंत्रीण, ठीक? इसकी जगह ये है, मंत्रीण नाम है उसका, ठीक? तो इसका जवाब बताइए। 107 का सी। ओके सर, ठीक। 107 का सी। चलिए, ध्यान दीजिएगा। छोटी उप समिति कितनी होती थी? 3 से 4। और इनको सबसे अधिक वेतन दिया जाता था, इस चीज को ध्यान रखिएगा, 48,000 पण। इनको सबसे अधिक वेतन मिलता था। 3 से 4 सदस्य होते थे। इन सदस्यों में क्या होता था? जैसे सेनापति होता था, सेनापति, पुरोहित, ठीक। और जो कोषाध्यक्ष होता था एक, ठीक है। और जो राज्यपाल होते थे, ठीक। इस चीज को ध्यान, ये 4 लोग, 3 से 4 लोग हुआ करते थे टेक्नीशियन। कोई बात नहीं, मैं हूं तो सही करने के लिए, मैं हूं यहाँ सामने मौजूद हूँ। 48,000। इनको क्या बोला जाता था? डी, मंत्रीण, पम्मी, ठीक है। इसको बोला जाता था मंत्रीण। इस चीज को ध्यान रखिएगा, जो 3 से 4 सदस्यों की जो उप समिति होती थी, इसको मंत्रीण बोला जाता था, मंत्रिपरिषद नहीं बोला जाता था। प्लीज ध्यान दीजिएगा, मंत्रिपरिषद नहीं बोला जाता था, मंत्रीण बोला जाता था, ठीक है। ये टॉप लेवल के, और इनकी सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होती थी, ठीक है। इनकी सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होती थी, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो इनको सबसे अधिक वेतन मिलता था 48,000 पण के आसपास। क्लियर है? आगे चलूं, ठीक। 108, अर्थशास्त्र अनुसार राम राजवृत्ति है दोस्तों ये, ठीक है। राजवृत्ति 3 प्रकार की होती है, निम्न में से राजवृत्ति में शामिल नहीं है। राजवृत्ति, अर्थशास्त्र में राजवृत्ति दी गई है। राजवृत्ति में कौन? आज के आईएएस, ठीक है, ठीक। राजवृत्ति, अर्थशास्त्र के अनुसार राजवृत्ति दी गई। राजवृत्ति मतलब राज्य का मतलब राज्य की प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए, ठीक। इसकी बात की गई है। राजवृत्ति या कार्य कैसे करना चाहिए, 3 प्रकार की होती थी। निम्न में से राजवृत्ति में शामिल नहीं है। कौन सा राजवृत्ति में शामिल नहीं है? प्रत्यक्ष हो गया, परोक्ष हो गया, अनुमेय हो गया, और विनय हो गया। अनुमेय, अनुमेय, ठीक है। अनुमेय और विनय, ठीक। 108 का डी, बिल्कुल ठीक है। इसमें प्रत्यक्ष, परोक्ष और विनय, बिल्कुल ठीक है। विनय बिल्कुल ठीक है। अनुमेय, ठीक। आगे चलते हैं। 109 नंबर पे है। 109 है, अशोक ने अपने किस लेख में न्याय प्रशासन के क्षेत्र में दंड समता एवं व्यवहार समता का सिद्धांत लागू हुआ था? दंड समता एवं व्यवहार समता। दंड समता का मतलब है, जैसे जो ब्राह्मण थे वो मृत्यु दंड से अलग रखे जाते थे, ठीक है। मृत्यु दंड उनको नहीं दिया जाता था। तो इस वजह से जो और अशोक के काल में अशोक ने सभी के लिए समान दंड संहिता रख दी, जो आज की तारीख में हम लोग देखते हैं आर्टिकल नंबर 14 से लेके समता का अधिकार, वो उसमें देखने को मिलता है। ये किस शिलालेख में बात की गई? किस स्तंभ लेख में? दूसरे स्तंभ लेख, पांचवें स्तंभ लेख, 12वें स्तंभ लेख और तीसरे स्तंभ लेख, 12वें शिलालेख। किस शिलालेख में ये बात कही गई है, ठीक। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हो रहे हैं, आप लोग कोई बोर, आप लोग बोर वोर तो नहीं हो रहे हैं? देखिए, आप लोगों से अनुरोध है, अगर आप बोर हो रहे हैं तो प्लीज बताइएगा जरूर, ठीक। 109 का बी, ठीक।
बिल्कुल ठीक है, 109 का बी, 5वें स्तंभ लेख में। 5वें स्तंभ लेख में ये दंड संहिता और दंड समता या व्यवहार समता में मतलब सभी के लिए इक्वल कर देते हैं कि एक ही न्याय व्यवस्था होगी, उस न्याय व्यवस्था में सबको इक्वली ट्रीटमेंट दिया जाएगा। 110 क्या कहता है? अशोक अपने किस शिलालेख में कहता है कि ऐसा कोई दान नहीं जैसा धम्म का दान, ऐसी कोई मित्रता नहीं जैसी धम्म के साथ मित्रता, और ऐसा कोई संबंध नहीं जैसा धम्म के साथ संबंध। मुझे लगता है ये कल ही ले लेना चाहिए था, ज़्यादा बेहतर था। लेकिन कोई बात नहीं, अब मित्रता, ठीक। 8वें शिलालेख, छठे शिलालेख, 11वें शिलालेख और चतुर्थ शिलालेख। किस शिलालेख में ये कहता है कि धम्म की चर्चा हुए करता है कि उसके जैसा कोई दान नहीं है, उसके जैसी कोई मित्रता नहीं है, उसके जैसा कोई सगा संबंधी नहीं है? बिल्कुल नहीं गुरुजी, ठीक। ये है दोस्तों 11वें शिलालेख में, बिल्कुल ठीक है, 11वें शिलालेख में। इसका है सी। ये बात कही है उसने 11वें शिलालेख में। देखिए क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, हालाँकि इसमें कुछ टाइप करते समय कुछ प्रिंटिंग में दिक्कत आई है। उसके मैं सुधार करने का प्रयास कर रहा हूँ, सुधार करता हो जाऊँगा। लेकिन अगर क्लास अच्छी लग रही है और ये क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं, बढ़िया क्वेश्चन लग रहे हैं, आपके लेवल्स को टच करते हुए लग रहे हैं, इम्पोर्टेंट लग रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल जितने लोग हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक? कौन अशोक की तुलना सेंट पॉल तथा रोमन सम्राट ऑरेलियस एंटोनियस से करता है? ठीक है, रोमन सम्राट सर बोर नहीं है हम, ही है क्लास करवाते हैं, ठीक। ठीक है, कौन अशोक की तुलना, इसमें से कौन जो हिस्टोरियन था वो तुलना करता है अशोक की तुलना सेंट पॉल से तथा रोमन सम्राट ऑरेलियस एंटोनियस से? सेंट पॉल आप लोग जानते हो जिन्होंने ईसाई धर्म प्रचार प्रसार के लिए बहुत सारे कार्य किए थे। इसी प्रकार का सम्राट ऑरेलियस सम्राट होने के साथ साथ एक दार्शनिक भी था, ठीक है। रोमन सम्राट था मैकफेल, रिज डेविड्स, ठीक है, रिज डेविड्स और नीलकंठ शास्त्री और राधा मुकुंद मुखर्जी। कौन चर्चा करता है? 11 का बी, 11 का सी, ठीक। चलिए थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, ठीक है। ये है मैक मैकफेल, ठीक है, मैकफेल ये चर्चा करते हुए नजर आते हैं, शास्त्री महोदय नहीं है, ठीक है, मैकफेल ने ये चर्चा की है। और अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि इसमें से कौन सा व्यक्ति क्या है जो रोमन सम्राट थे कॉन्स्टेंटाइन के साथ उनका समायोजन करते हुए नजर आते हैं, अशोक की तुलना करते हैं कॉन्स्टेंटाइन के साथ, वो है रिच डेविड्स, ठीक है। रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के साथ अगर अशोक की तुलना होती है तो वो की थी रिच डेविड्स ने, ठीक है। आगे चलते हैं, और हाँ एक चीज और है यहाँ पे, जो नीलकंठ शास्त्री हैं ये अशोक की तुलना अकबर के कार्यों से करते हैं, ठीक है, और अकबर से कहीं अधिक महान बताते हैं अशोक को। इस चीज को ध्यान रखिएगा, तीनों का बता दिया जो इम्पोर्टेंट है। किस ग्रंथ में मौर्य एवं नंदों के बीच युद्ध का वर्णन मिलता है? और ठीक है, भद्रसाल, भद्रसाल है, ठीक है, भद्रसाल नामक अ, मंत्री है, भद्रसाल नामक मंत्री, ठीक है, नंद मंत्री का उल्लेख मिलता है। किस ग्रंथ में मौर्य एवं नंदों के बीच युद्ध का वर्णन मिलता है? अच्छे प्रश्न है, ठीक है। और इसके अलावा तथा उसमें उसी ग्रंथ में भद्रसाल नामक एक नंद मंत्री का भी उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो ये है आवश्यक सूत्र, मिलिंद पानो, परिशिष्ट पर्वन, पर्वन, और ये क्या है यार, इसने क्या किया है, मिलिंद पानो। ऐसी जब गलतियां होती हैं तो मूड खराब हो जाता है और कुछ नहीं, ठीक है। ठीक है, आवश्यक सूत्र मिलिंद पानो, परिशिष्ट पर्वन और अर्थशास्त्र, ठीक है। अर्थशास्त्र 12 का सी है, 112 का सी आप लोगों का, सुधीर कुमार 12 के सी, अभिनव निगम 12 के सी, ठीक है। चलिए बात करते हैं, यह है मिलिंद पानो में, ठीक है, मिलिंद पानो में ये चर्चा की गई है। मिलिंद पानो में मौर्यों और नंदों के बीच युद्ध का वर्णन मिलता है, किसमें? मिलिंद पानो में ये वर्णन मिलता है। और भद्रसाल नाम का एक मंत्री का वर्णन मिलता है, किसका? नंदों का। 13, ज्यादा क्वेश्चन बोर नहीं होंगे अब। अर्थशास्त्र के लिए अधिकरण में सप्तांग, ठीक है, जो राज्य के सप्तांग है, ठीक है, सप्तांग, ठीक है। इसमें स्वामी अमात्य, बहुत गलतियां की हैं, बहुत गलतियां की हैं यार। स्वामी अमात्य राष्ट्र दुर्ग बल कोष तथा मित्र के स्वरूप एवं कार्य का वर्णन है। अर्थशास्त्र के किस अधिकरण में? अर्थशास्त्र के
किस अर्थशास्त्र के किस अधिकरण में सप्तांग, स्वामी अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, बल, कोष तथा मित्र के स्वरूप एवं कार्यों का वर्णन है? प्रथम अधिकरण, दूसरे अधिकरण, नवें अधिकरण और छठे अधिकरण, किस में वर्णन मिलता है? ठीक है, जो 15 अधिकरण है अर्थशास्त्र में, के जो 15 अधिकरण दिए गए हैं उसमें से किस अधिकरण में जो सप्तांग है, जो जिसमें बताया गया है कि स्वामी अमात्य, दुर्ग, बल, कोष, मित्र, ठीक, उसकी चर्चा की गई। 13 का डी, छठे अधिकरण, दूसरे अधिकरण, प्रथम अधिकरण, ठीक है, 13 का डी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, छठे अधिकरण में ये चर्चा की गई है। ये समझ से परे है, उन्होंने ऐसा क्यों, लगता है वो ऐसा ना, कुछ तो लोग होते हैं जो सूर्य मतलब उनके लिए रात का जो समय होता है किसी दूसरी चर्चाओं में पढ़ने का होता है, संभवतः वो दूसरी चर्चाओं में पढ़ गए हैं जिसका वजह से वो आज, चलिए ठीक है, जल्दी क्वेश्चन कर लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं। अशोक अपने तीसरे स्तंभ लेख में दुर्गुणों की चर्चा करता है, तीसरे स्तंभ लेख में कुछ दुर्गुणों की चर्चा करता है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्गुण उसमें शामिल नहीं है? ठीक है, कौन सा दुर्गुण उसमें शामिल नहीं है? काम वासना, प्रचंडता, क्रोध, ईर्षा, काम वासना, प्रचंडता, क्रोध, ईर्षा, 5 दुर्गुणों की चर्चा करता है। जो दुर्गुण है इनकी संख्या है 5, ठीक है, ठीक है, 15 का ए, 14 का ए, ठीक, बिल्कुल ठीक है। चलिए, अशोक अपने लिए अशोक अपने स्तंभ लेख, ठीक है, ये लिख देता हूँ, स्तंभ लेख, मेरे द्वारा, ठीक है, अशोक अपने किस लेख में कहता है कि मैंने अनेक जीवों का वध निषिद्ध किया है? वध निषिद्ध किया है, मेरे द्वारा अभिषेक के बाद मेरे द्वारा 25 बार बंदी मुक्त कराए गए हैं, मतलब अभिषेक के बाद 25 बार उसके बंदी मुक्त कराए गए। देखिए, मैं फिर से क्षमा प्रार्थी हूँ, आज बहुत गलतियां कर दी, उसने जल्दबाजी में टाइप करके भेजे हैं, इसलिए ठीक है, इसलिए आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। 7वें स्तंभ लेख, तीसरे स्तंभ लेख, 5वें स्तंभ लेख और छठे स्तंभ लेख में 115 का दोस्तों कौन से स्तंभ लेख में बात की गई है? ठीक है, ठीक, ये है, देखिए, 5वें स्तंभ लेख में 15 का है, 5वें स्तंभ लेख, ठीक है। एक क्वेश्चन और, 2 क्वेश्चन और बचे हैं, इस पर चर्चा कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। मौर्य शासन में जनता को साहूकारों के शोषण से बचाने के लिए निमित्त उनके द्वारा उधार दिए गए धन पे ब्याज की कितनी दर सुनिश्चित राज्य द्वारा की गई थी? ब्याज की कितनी दर सुनिश्चित कर दी गई थी? किसके द्वारा? राज्य के द्वारा, ठीक है, 10%, 15%, 12% और 9% वार्षिकी। मौर्य, फिर से पढ़ लेता हूँ। मौर्य प्रशासन में जनता को साहूकारों के शोषण से बचाने के लिए निमित्त उनके द्वारा उधार दिए गए धन पर ब्याज, ब्याज है, ठीक है, ब्याज लिखा हुआ है, ये ब्याज है। ब्याज की कितनी दर सुनिश्चित राज्य द्वारा कर दी गई थी? 16 का सी, कोई और ट्राई करना चाहेगा? 16 का सी, संगीत तो 16 का सी, ठीक है, चलिए, बढ़िया है, 15% है, ठीक है, ये दोस्तों 15% है, ध्यान दीजिएगा, ये 15% ब्याज की दर निर्धारित की गई थी। अरे यार, इतने ही क्वेश्चन है क्या? चलिए, ये आज इतने ही क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आप लोग बोर नहीं हुए होंगे, ठीक है। देखिए मित्रों, थोड़ी सी जो हमारे भाई बंधु हैं, ठीक है, थोड़ी सी गलतियाँ, थोड़ी सी नहीं, इनफैक्ट काफ़ी गलतियाँ हो गई हैं टाइपिंग में, और उम्मीद करता हूँ आप लोग उससे नाराज़ नहीं होंगे, क्योंकि जल्दबाजी में टाइपिंग कराए गए थे, हालांकि 30 क्वेश्चन, अच्छा हुआ अपने बाकी के क्वेश्चन टाइप नहीं किए, वरना मुझे सुधारने में ही काफ़ी समय लग जाता। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा, ये जो 16 क्वेश्चन है ये भी आपको पसंद आए होंगे, बाकी के जो 100 क्वेश्चन थे वो भी आपको पसंद आए होंगे। हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, ठीक है। और प्लीज़, अगर आपने सेशन आपको पसंद आया है, अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा है, तो प्लीज़ छोटी सी रिक्वेस्ट ये है, जो भी नए कैंडिडेट हैं, जो भी नए बच्चे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर शेयर करने का, अगर आप शेयर कर पाएँ तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद होगा, बहुत-बहुत आपका अभिनंदन होगा, अगर आप शेयर भी कर पाएँ तो। और टेलीग्राम चैनल आप लोग जॉइन कर लीजिए, और इसके अलावा इसके अलावा और क्या, ठीक है दोस्तों, फीडबैक
आप लोगों का फीडबैक मैं बार-बार कहता हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि क्लास कैसी लगी और क्लास का लेवल कैसा लगा, ठीक है? ठीक। हिस्ट्री का बुक बताएँ। अरे! हिस्ट्री का बुक बहुत सारी किताबें हैं, डिपेंड करता है आप किस प्रकार की प्रिपरेशन में हैं, ठीक? अ, तो क्लास अच्छी लगी है दोस्तों शेयर कीजिएगा। हिस्ट्री की मैं बुक बता सकता हूँ लेकिन डिपेंड करता है आप क्या पढ़ते हैं, किस प्रिपरेशन में, किस तरीके के कॉम्पिटिशन में अगर आप एंगेज्ड हैं, ये भी बहुत मायने रखता है। तो इतिहास की बुक बता सकता हूँ, कोई इसमें इश्यू नहीं है। जैसे इतिहास का एंशिएंट हिस्ट्री के लिए बहुत अधिक किताबों की ज़रूरत नहीं है, मैं बार-बार कहता हूँ आप अ, केसी श्रीवास्तव बहुत इम्पोर्टेंट बुक है, इसके अलावा श्रीमालियो झा पढ़ सकते हैं और मिडवल के लिए आप हरिश्चंद्र वर्मा की किताबें भी पढ़ सकते हैं। मॉडर्न के लिए कई सारी किताबें हैं, सौरभ चौबे की भी आती हैं और इसके अलावा ठीक है, इसके अलावा दूसरी और राइटर्स की भी कुछ किताबें आती हैं, हरि और विपिन चंद्र पाल की भी किताबें आती हैं, ठीक है। टीजीटी के लिए अच्छा टीजीटी के लिए आपको चाहिए, ओके। देखिए टीजीटी के लिए अब इतनी सारी किताबें आप कहाँ से पढ़ते फिरेंगे? लेकिन अभी समय है टीजीटी के लिए आप किताबें पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। तो उम्मीद यही है कि आपसे बस यही कह सकता हूँ, अगर आप देखिए यहाँ पे रेगुलर आ पाएँ, अगर इस क्लास में रेगुलर आ पाएँ, तो काफ़ी कुछ आपका देखिए मैं सभी कैंडिडेट से कहता हूँ जो बच्चे यहाँ पे हैं कुछ तो मेरी उम्र के ही होंगे, कुछ मुझसे उम्र में छोटे होंगे, कुछ शायद मेरी ऐज के ही हों और मैं सभी से ये कहता हूँ कि देखिए, यहाँ पे आइए यहाँ पे अगर आप आ रहे हैं तो कोशिश करता हूँ कि आपको जो मैं खुद गेन कर रखा है, जो मेरे पास जो नॉलेज है, जो मैं खुद पढ़ता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ वो ठीक है? वो नॉलेज कोशिश करता हूँ को आप आपको भी प्रोवाइड कर पाऊँ, ठीक है? अगर आप सुनील जी अगर आप रेगुलर आएँगे तो टीजीटी की प्रिपरेशन आप यहाँ से आपकी होती रहेगी प्लस आपको खुद जो पढ़ना है वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। यहाँ पे अभिनव आते हैं, अभिनव काफ़ी समय से आ रहे हैं, वो लगातार सेशन लेते हैं। तो अगर आप भी आ पाएँगे 10:30 बजे से रेगुलर, तो आपको भी थोड़ा बहुत लाभ मिल जाएगा। बाकी भाई सिलेक्शन पाना ना पाना वो आपकी स्टडी के ऊपर ही डिपेंड है। ठीक है, मैं बार-बार कहता हूँ देखिए मैं किसी से कोई वादा-वादा नहीं करता हूँ, ठीक है? और वादा मैं इसलिए भी नहीं करता हूँ क्योंकि कि हम लोग कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं। हाँ, मैं इलाहाबाद में ही हूँ, ठीक है? ये असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की क्लास भी है। हाँ, ये असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की भी क्लास है। गीता जी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की भी क्लास है। एंशिएंट हिस्ट्री मैंने आपको वही बताया ना, आपको बहुत टेंशन रहती है एंशिएंट हिस्ट्री का। ये एंशिएंट हिस्ट्री का पहला, दूसरा, तीसरा ये चौथा लेक्चर है ये, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ एंशिएंट हिस्ट्री से जुड़े हुए टॉपिक वाइज़ हम लोग 100 से 150 क्वेश्चन कंप्लीट करते चल रहे हैं और उम्मीद करता हूँ आपको इसमें मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा। बस पढ़ते रहिए, जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ते रहिए, बार-बार पढ़ते रहिए। इसके अलावा खुद भी बहुत पढ़ना है। मैं यहाँ पे बस आपको कोई देखिए आपको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे सकता हूँ, ना ही कोई भी टीचर दे सकता है, चाहे आपसे हो सकता है स्पेशल ट्रीटमेंट के नाम से आपसे पैसे वसूले 10,000 15,000 फीस है भाई साहब टीजीटी, पीजीटी की प्रिपरेशन कराने की। और मैटर भी मैं उन लोगों का देखता हूँ, मैटर भी वैसे सामान्य होता है, कुछ भी एक्स्ट्रा एडवांस नहीं होता है। तो तो बहुत अधिक वादों पे दुनिया नहीं टिकी हुई है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वही आ जाएगा, ठीक है? ये होता है ना बहुत लोग दिखाते हैं कि अरे इतने क्वेश्चन कर लो टॉप हो जाएँगे, टॉप 100, टॉप 50, टॉप ये, ठीक? तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने पे भरोसा रखिए, सिर्फ़ एक चीज़ है, खुद के जो प्रयास हैं, खुद की जो स्टडी है, खुद का जो ज्ञान है, खुद का जो नॉलेज है उस पे आपको बस भरोसा करना है, पहली चीज़। सेकंड चीज़, किसी भी टीचर से आप पढ़ें, तो वहाँ पे आप क्या 2 ही काम के लिए जाएँ। पहला, आपको अपना नॉलेज एनहांस करना है, जितना आपको आता है, उससे थोड़ा-सा और जान जाएँ, थोड़ा-सा और बेहतर हो जाएँ, ठीक? और दूसरा, आप चीज़ों को रिवाइज़्ड कर पाएँ, मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम आप उस चीज़ को रिवाइज़्ड कर पाएँ। ठीक? तो दोस्तों मैं आपको 2 ही सलाह देता हूँ, इसके अलावा तीसरी कोई सलाह नहीं है। मैक्सिमम कम से कम 8 घंटे आप लोग पढ़िए, अधिक से अधिक रिवाइज़ कीजिए, ठीक? और जितना पढ़ मिले उतना पढ़िए, ठीक? तो चलिए दोस्तों आज की क्लास हमको लगता है 12:30 बजने वाला है।
आप लोगों का बहुत अधिक समय ले लिया है। उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और चलिए गुड नाइट। चलिए आज के लिए गुड नाइट, गुड मॉर्निंग के साथ-साथ गुड नाइट भी है। आराम से सोइए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, हँसते-मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए बहुत अच्छे ढंग से। चलिए हैव अ नाइस डे और गुड नाइट एवरीवन।